Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for SBR for June 2024 exam. Orientation में we are going to talk about many things. Many things include about the paper, about why you are studying this paper, class folder में क्या क्या मिलेगा, how will we go ahead, what are the challenges with this paper, and what all do you need to pass this paper. तो इन चीजों के बारे में एक एक करके बात करूंगी. सबसे पहले बात करती हूँ because I can see a lot of new faces, a lot of new students who may not be knowing me. They would have actually seen me only on YouTube just teaching. So just a small brief of qualifications, who I am and what is my background. So I am a chartered accountant and an MBA and a Masters of Commerce and a ACCA pursuing student also. So I'll just start with my first qualification, that is chartered accountant. I became a CA in 2007. One shot final clear, 13 marks से मेरी रैंक रह गई थी, but I am a Rajasthan topper. उसके बाद में I started working with EY and simultaneously pursued my MBA, that too in finance. That was another disaster which I did with my career. लेकिन ठीक है, वो स्टोरीज हम आगे भी बात करेंगे. Working with EY, my exposure came to tax. I was into tax consultancy as well as advisory. So it was a mix of compliance तो होता है जहां पे इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, देन एक्सपेट्रिएट्स की रिटर्न्स फाइल करना, टैक्सेस पे करना, उनके असेसमेंट्स को फॉलो करना. माय रोल वाज compliance प्लस एडवाइजरी वेयर स्पेशल प्रोजेक्ट्स यूज्ड टू कम. यानी कि अगर एक बिजनेस कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट टेकअप करता है तो उस पर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, एडवाइजरी कुछ इन चीजों से रिलेटेड होती है. एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट. couple of years working with EY, समझ में आ गया था कि this is something which is not just hitting me and I'm just not feeling very good with this. Although there's always a dream of every student कि हम जब Big Four में जाएंगे तो सीधा पार्टनर बन के रिटायर होंगे. मेरा भी था. But then I realized कि probably यार ये टैक्स प्रोफाइल मेरे लिए नहीं है. मैं इतना पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ कि मैं CA क्वालिफाई करने के बाद भी पूरे दिन एक्ट ही पढ़ती रहूं. So I took a exit from EY. Then luckily, the moment I took an exit, मुझे ICI के साथ as a trainer काम करने का एक चांस मिल गया. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ट्रेनिंग्स मैंने इतनी सारी ली इन 7 to 8 years ऑफ टाइम स्पैन कि उसमें 98,000 to 1 lakh स्टूडेंट्स, CA स्टूडेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर ट्रेन थ्रू मी. ये ट्रेनिंग्स बहुत सारी अलग अलग डोमेन्स की ट्रेनिंग्स थी विच रिलेटेड टू देयर करियर काउंसलिंग प्लस सर्टेन प्रिपरेशन फॉर मॉक्स. तो वहां पे भी आई जस्ट गॉट सम एक्सपोजर कि भाई इंडस्ट्री को क्या चाहिए, और उसके बेसिस पे वी वर सपोज टू ट्रेन दी स्टूडेंट्स ऑल्सो. टेक्निकल्स में आई वॉज स्टिल अटैच्ड विद द स्टडी वाला पार्ट बिकॉज एट द सेम टाइम आई वॉज टेकिंग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एज वेल. So my corporate training experience came from ICICI Prudential, then Aditya Birla Capital Group, then MetLife के साथ. इनके साथ कभी IFRS के ऊपर ट्रेनिंग थी, कभी मॉरिशस टैक्स लॉस के ऊपर थी, सर्टेन टैक्स ट्रीटीज के ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर, इंटरनल ऑडिट टीम को डेवलप करना. सो मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का जो एक्सपोजर रहा वो बहुत ही वेराइड लाइंस में रहा. मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट आई एम एबल टू टीच योर ऑल द पेपर्स एक्सेप्ट फॉर ATX एंड AAA राइट नाउ नॉट टेकिंग. तो ये बहुत बड़ा रीजन था. मेरा करियर हर जगह रहा है एंड दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू हैंडल मोस्ट ऑफ योर पेपर्स. ACC एसोसिएशन started with ISDC. So ISDC appointed me because I had this varied experience under corporate trainings. I was appointed as a regional head for their North India, West India and East India region, जहां पे my duty was to train the trainers basically. ये ट्रेन द ट्रेनर्स कौन है? जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं. तो ISDC का मॉडल यूजुअली रहता था कॉलेजेस के साथ में एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, जहां पे उनको कुछ पेपर्स की एग्जेम्पशंस मिलती हैं. उन पेपर्स के लिए भी हमारे ट्रेनर्स वहां पहुंचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं उन पेपर्स के लिए. तो ये जो ट्रेनर्स हैं इनकी ट्रेनिंग वाज अंडर माय डोमेन. अब जब ISDC के साथ ये सब रोल चलता रहा, बीइंग अ रीजनल हेड, मेरा स्ट्रेटेजिक रोल ज्यादा हो गया. दैट टाइम आल्सो आई रियलाइज्ड कि यार ये तो ट्रेनिंग देने को तो मिल ही नहीं रहा है यार. मैं जिनको ट्रेनिंग दे रही हूँ मेरे सामने ट्रेनर्स 20 बैठते हैं और हमें तो आदत थी यहाँ पे 70-80 स्टूडेंट्स के बिग बैच ऑफ स्टूडेंट्स को देखने की. तो ISDC वाली नौकरी भी 2 साल 2.5 साल में आई जस्ट अंडरस्टूड कि यार ये
ये हेड पोजीशन, स्ट्रेटेजिक रोल ये मेरे लिए नहीं है. आई एम अ टीचर, हार्डकोर टीचर बाय हार्ट. तो मेरे को तुम डायरेक्टर पोजीशन या पार्टनर पोजीशन भी दोगे तो भी वो अपने चलेगी नहीं until unless I enter into training. And voluntarily, I took 3 student trainings with ISDC. First training was for IAS University Jaipur, then was Manipal University Jaipur, and then there was Graphic Era University Dehradun. इन तीनों के साथ जब मैंने इन बच्चों की ट्रेनिंग्स ली, दैट वाज अ हिट पॉइंट कि निधि छोड़ो तुम डायरेक्टर और ये हेड पोजीशन, दिस इज नॉट समथिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ इट. देन आई एंटर्ड इनटू Zell, became a freelancer trainer with them. Freelancer का मतलब वो नहीं होता है जो फ्री में पढ़ाता है. अपन ने अपनी सर्विसेज कभी फ्री में नहीं दी. आई नेवर वॉन्टेड टू क्रिप कि मैं फ्री में पढ़ा रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर रहे हो. मुझे उस मोड में जाना नहीं था. सो फ्रीलांसर इज बेसिकली someone who is free to choose his work but is paid. So I was paid. I used to choose the papers कि मैं इस बार ये ले सकती हूँ, एक ही पेपर लूंगी, 2 नहीं लूंगी, या इस बार 2 लूंगी, 1 नहीं लूंगी. So this is how my association with direct students started with Zell. Zell के बाद में VGLD came into picture and then came COVID. तो ये कोविड के साथ में मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की जॉब चली गई, बिजनेसेस बंद हो गए एंड दे वर जस्ट स्ट्रगलिंग विद मनी वाला पार्ट. तो वो ये बच्चे यही बोले कि मैम डिग्री छोड़नी पड़ेगी क्योंकि पैसे नहीं है. तो थोड़ा सा विमेन आर क्वाइट इमोशनल, सो आई जस्ट टोल्ड देम कि आई विल टीच यू इन हाफ द फीस. आई विल लीव देम, व्हाटएवर आई एम अर्निंग लेट इट बी. मैं, तुम लोग मुझे डायरेक्ट फीस देना आधी. And the contracts with both the partners, be it Zell, be it VGLD, it expired. उसके बाद में I announced and told them कि see, I'm starting this venture and none of the contracts bind me from doing that at half rate. So it was the first batch with some 70 to 80 students. सारे papers में जो भी मैंने लिए, and by God's grace, by the trust which these students have put on me, अभी भी मेरे पास अभी तो मुझे सामने दिख रहे हैं 3-4 बच्चे जो लगातार सारे पेपर्स मुझसे पढ़ रहे हैं बिना कुछ पूछे. सो माय ग्रेटेस्ट ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल गाइस. मुझे आज यहाँ पे पहुंचाने वाले बहुत बड़ा रोल तुम लोगों का है, जिन्होंने ट्रस्ट किया व्हाट आई एम सेइंग एंड विदाउट दिस मेंटल ब्लॉक कि यार क्या पढ़ाएंगी यार, व्हाट विल अ फीमेल टीच. तो ये स्टिग्मा बहुत ज्यादा है एंड एज आई सी थ्रू द वर्ल्ड, very few female trainers or teachers are leading any of the professional degrees, and luckily I am one of them because of all of you. So this was about me कि मेरी journey कैसे रही. Right now we are a team of more than 250 students every quarter. अब इसी वजह से I just had to thank you Pragya, thank you so much. Because of this reason only I have to shift to blended classes because the students want to study from me, they want my guidance, and taking every batch live, I started noticing कि intelligent बच्चा live batch से इसलिए परेशान हो रहा है because live batch में मैं धीरे पढ़ा रही हूँ. जो बच्चे के पास टाइम है वो इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि सिर्फ क्लासेस वीकली हो रही हैं. जो वीक बच्चा है वो इसलिए परेशान हो रहा है कि उसके हिसाब से लाइव में उसको पूछने में दिक्कत आ रही है. तो अल्टीमेटली वी जस्ट थॉट कि यार 90% बच्चा वांट्स ब्लेंडेड. सो वी स्टार्टेड दिस ब्लेंडेड मॉडल where you will get the classes in one go. आपको मेरी क्लासेस तेज स्पीड पे देखनी है, तेज स्पीड पे देखो. आप मेरी स्पीड तेज नहीं कर सकते लाइव बैच में लेकिन ब्लेंडेड में कर सकते हो. आप चाहते हो मैं धीरे पढ़ाऊं तो वो LMS पे जो क्लासेस मिलती हैं उनकी स्पीड कम करके यू कैन सी माई क्लासेस. यू वांट समथिंग टू बी रिपीटेड देयर एंड देयर, आप 4 बार रिपीट कराओ पॉज करके, लेकिन लाइव में ये सब नहीं होता. देन देयर वर सम स्टूडेंट्स जो ये कहते थे कि मैम मुझे तो 1 महीने में कोर्स खत्म कराना है, आप लाइव में खत्म कराओगे 10th May तक, I cannot wait till that. So students started taking that and we accordingly started taking the blended model जिसमें बच्चे के साथ मैं अटैच भी रहूं और वो अपने पेस पे पढ़ भी सकें. सो अब ये तो मेरे बारे में था, सिस्टम के बारे में था, why we are into blended model. क्योंकि कई बच्चे ये भी पूछ रहे हैं मैम आप लाइव क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज आउट ऑफ अ बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स फॉर SBR 5 बच्चे भी लाइव नहीं आते, तो कोई फायदा ही नहीं होता. जब सबको लेना ही ब्लेंडेड है तो मैं क्यों फीस ज्यादा चार्ज करूं लाइव के नाम की. दैट वाज द आइडिया. अब आते हैं पेपर की तरफ. नाउ जस्ट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू माई सेल्फ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि अगर आई एम सेइंग समथिंग देयर इज अ बैकग्राउंड टू इट, यू हैव अ राइट टू आस्क मी कि मैम ऐसा क्यों.
बट ट्राई टू ट्रस्ट, बिकॉज द ओनली प्रॉब्लम कम्स अप इज व्हेन यू डू नॉट ट्रस्ट योर मेंटर, तो हमारी मेहनत बेकार हो जाती है फिर। ठीक है, सो वन, यू हैव टू ट्रस्ट मी, यू हैव अ राइट टू आस्क कि मैम ऐसा है तो ऐसा क्यों है, दैट आई विल टेल यू कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके, एक एक चीजों पर चालू करते हैं। एसबीआर के बारे में पहले चालू करते हैं। एसबीआर, ये पेपर क्या है, ये पेपर क्यों है, दोनों चीजों पर बात करती हूं। अब आप लोग क्या बनने वाले हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक होता है अकाउंटेंट, एंड आई रियली फील बैड व्हेन पीपल मेंशन अस इंक्लूडिंग यू ऑल एज अकाउंटेंट्स। तो आप लोग इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, हम इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अपनी बिरादरी तो एक ही है, कम्युनिटी तो एक ही है, तो वो ना एकदम तीर की तरह लगती है। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट इज समवन हु प्रिपेयर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारा ओहदा उससे बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो एसबीआर से आपको पता चल जाएगा, आपका ओहदा सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रियां डालना नहीं है। आप ऑडिटर भी होते हैं, आप बिजनेस एनालिस्ट भी होते हैं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का स्टेप 1 भी बनाते हैं, आप बिजनेस के वैल्यूएशंस भी करते हैं, आप ट्रेजरी मैनेजमेंट में भी होते हैं, आप फाइनेंसिंग के भी रोल्स में होते हैं। आप लोग कहां नहीं होते हैं? बस ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेशन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जहां ये है वहां पे हर जगह आप लोग होते हैं। तो ये अकाउंटेंट कहना रियली हर्ट्स, मुझे आज भी हर्ट करता है ये। आप लोग कोई भी अगर बोले ना कि भाई सो यू आर एन अकाउंटेंट, प्लीज करेक्ट हिम, नो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज someone who has got something specialized. Something specialized means not that one paper specialization, you have every paper में something more than an accountant. आप लोग हर पेपर में ही more than others होते हो, that makes you a chartered accountant. अब सबसे बड़ी ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है जहां पे लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं, when you enter into the role of an auditor. यानी जिस दिन ऑडिटर ने किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट साइन कर दी, द जनरल पब्लिक ऑल्सो क्रिएट्स दैट ट्रस्ट कि इसका मतलब ये सही है। दे डोंट वांट कि आप कौन हो, आपको कितना काम आता है नहीं आता है, आपका सिर्फ एक सिग्नेचर इतना पावरफुल होता है दैट द जनरल पब्लिक बिलीव्स यू। द स्टॉक मार्केट जंप्स बेस्ड ऑन योर साइन, बेस्ड ऑन योर कंडक्ट इन एन ऑडिट। Now, to do an audit, you need to have the knowledge of how financial statements must be prepared. Audit उसी की तो होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं है, तो तुम्हें पहले पता तो होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन का करेक्ट ट्रीटमेंट होता क्या है, तभी तो बताओगे कि ये सही है कि गलत है। उसकी तैयारी है एसबीआर। इट स्टार्ट्स विद एफआर, लेकिन एसबीआर उसका भी पॉलिश्ड वर्जन है, यानी स्पेशल ट्रांजैक्शंस। अगर हम एफआर में बात करें तो सिंपल सी चीज तो ये होती है जी, आपने एक ट्रांजैक्शन, एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, रिवैल्यूएशन करना है, रिकॉर्ड कर दो। दिस इज अ स्ट्रेट सिंपल ट्रांजैक्शन। नाउ लेट मी टॉक अबाउट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। ये आपको सामान बेचते हैं विद यू गेटिंग एन ऑप्शन कि आप इनको 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर सकते हो। राइट टू रिटर्न एक्सचेंज होती है उसमें, या फिर रिटर्न पॉलिसी होती है। तो सोचो अमेजॉन इसको सेल कब रिकॉर्ड करेगा, यानी एक बहुत माइन्यूट सा प्रॉब्लम आ गई। जिस दिन आपको सामान डिस्पैच कर दिया उस दिन वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा, या जिस दिन सामान आपके पास पहुंचा उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करे, या जिस दिन आपके 15 दिन निकल गए उस दिन रिकॉर्ड करें। दिस इज हाई लेवल नॉलेज एप्लीकेशन। दिस इज व्हाट एसबीआर टीचेस यू। तो एफआर में हमने इसकी छोटी लेवल की तैयारी करी है कि भाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा होने पे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। यहां पे हम करेंगे माइन्यूट पॉइंट्स पे बात। आईपीएल की एक क्रिकेट टीम बनती है, कंपनीज प्लेयर्स को खरीदती हैं। अब ये कंपनीज पेमेंट कर रही है किसी प्लेयर के अगेंस्ट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड होगा? सो द प्लेयर बिकम्स एन इंटेंजिबल एसेट because you are making payment of something which is not tangible like PPE. You cannot tell कि player is a PPE used in production of something. No, 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 no. But it is definitely an asset.
जो आपको फ्यूचर में इनकम देगा। इकोनॉमिक रिसोर्सेज विल फ्लो इन एंड यू आर पेइंग समथिंग टू बाय दैट एसेट। तो इनको क्या बनाना चाहिए? इंटेंजिबल एसेट। दे कैन नॉट बी टेकन टू दी पीएनएल। पीएनएल में खर्चे वो जाते हैं जो खर्चा किया और वहीं कंज्यूम हो गया। ये प्लेयर आपके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है 4 साल 5 साल, यानी 4 साल 5 साल यू आर गोइंग टू गेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम दिस प्लेयर। इस तरह के केसेस आते हैं एसबीआर में, नॉट डायरेक्ट जो आपने एफआर में किया। तो एफआर ने तैयारी कराई है एसबीआर की, नो डाउट कि एक बेस बिल्डिंग एफआर ने कराई, बट एसबीआर इज समथिंग विच रिक्वायर्स योर नॉलेज। तो एसबीआर का पहले आपको मैं सिलेबस दिखाती हूँ। सिलेबस को देख के घबराना नहीं कि अरे ये क्या। सिलेबस आपको देखने में इजी लगेगा, चैलेंज कहां आएगा उस पर भी बात करूंगी, साफ बात करूंगी, ताकि तुम लोग कल को मुझे ये नहीं बोलो कि मैम आपने ये तो बताया ही नहीं कि पेपर ऐसा है। ये आपके पास स्टडी टेक्स्ट है, कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट हमारे कोर्स में प्रोवाइडेड नहीं होती है। मीन्स वी डू नॉट प्रोवाइड द बुक्स इन द फीस विच वी चार्ज। व्हाई? यू कैन बोरो द बुक्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स ऑल्सो। हम क्यों चार्ज करें इसको? हो सकता है तुम बोरो ही कर लो, 2 साल पुरानी तक बुक भी चलेगी। जो भी सिलेबस में चेंजेस है दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लासेस का फोल्डर, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बुक चाहिए वो 2 साल पुरानी तक भी चल जाएगी। इसके कंटेंट्स पे आते हैं। ये सारे कंटेंट्स आपको फेमिलियर से दिखेंगे। रेवेन्यू, नॉन करंट एसेट्स, एग्रीकल्चर, लीजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड शेयर बेस्ड पेमेंट्स, दीज आर 2 न्यू एरियाज। देन टैक्सेशन वाला चैप्टर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला चैप्टर, सेगमेंट रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टीज, ये कुछ 3 4 छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स है, ये नए हैं। उसके बाद में ग्रुप अकाउंटिंग आ जाती है, यानी कि कंसोलिडेशन। इसमें भी थोड़ा सा ये एडिशन है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आता है, ये भी आपने किया हुआ है एफआर में। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में होने वाले चेंजेस, कई चेंजेस, जैसे अब ब्लॉकचेन भी टेक्नोलॉजी आ गई, बिटकॉइंस भी आ गए, देन वी हैव समथिंग न्यू कमिंग इन, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर केसेस होने लग गए। कोविड के टाइम पे जो बिजनेस लॉसेस हुए या फिर एसेट्स में जो इम्पेयरमेंट हुआ, दीज आर स्पेशल केसेस जिनको इस चैप्टर में डील किया हुआ है। Then comes UK gaps. So just to tell you, I do not take these. No UK gaps. I take only international SBR. कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई अगर हम यूके वाला नहीं करेंगे तो साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलेगी। साइनिंग अथॉरिटी ट्रिपल ए के बेसिस पे मिलेगी, एसबीआर के बेसिस पे नहीं। एसबीआर आप इंटरनेशनल करते हैं, ट्रिपल ए आप यूके वर्जन का करते हैं, यू विल गेट अ साइनिंग अथॉरिटी एज एन ऑडिटर इन यूके। ठीक है, सो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट पार्ट। तो ये जो सिलेबस है दिस इज ऑफ 23 चैप्टर्स। अगर सच बोलूं, मैंने जब एसबीआर दिया था, अब ठीक है कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पहली बात तो मैंने पढ़ के ही नहीं दिया था, 2 दिन पहले जरूर पीपीटीज में देख लिया था कि यार कोई टर्मिनोलॉजी मुझे दिमाग से तो नहीं निकल रही है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि आप लोगों में कितना एफर्ट डालने की रिक्वायरमेंट रहेगी, बेसिकली ये 70 आवर्स का सेल्फ स्टडी पेपर है, 70 to 80 डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर। यानी कि 2 महीने में 2 2 घंटे रोज पढ़ना है apart from the classes. It can be less if you understand things fast. लेकिन 70 आवर्स या 80 आवर्स से ऊपर कभी बच्चों को जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों? इसकी एग्जाम किट एक बार तुम्हें दिखाती हूं, इसका क्वेश्चन स्टाइल दिखाती हूं। सो दोनों चीजें देखने के लिए एग्जाम किट में सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर व्हिच यू हैव टू हिट। ये आपके पास आते हैं कुछ क्वेश्चंस, ये यूके गैप हमको करना नहीं है, 65 है, जिसमें से मैं बच्चों को बोलती हूँ ये सारे नहीं करने तुम्हें, आइडियली यू हैव टू डू टिल अप्रोक्सीमेटली 50 56। तो 56 क्वेश्चंस है। एग्जाम किट भी कोई बहुत भयंकर नहीं है, यानी सिलेबस एसबीआर का बहुत मैनेजेबल होता है। दैट्स व्हाई इट्स पास परसेंटेज आल्सो इज क्वाइट गुड, अराउंड 50% के आसपास, यानी हर 2 में से एक बच्चा पास हो जाता है। क्योंकि वैसे भी हिंदुस्तानियों के खून में अकाउंटिंग तो होती है। लेकिन इसका क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो देखना। इफ यू थिंक कि भाई मेरी एफआर में बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरी ग्रिप बहुत तगड़ी थी, तो जस्ट टू करेक्ट यू, यहां पे एफआर की तरह कैलकुलेशंस नहीं होती है।
जैसे क्वेश्चन इस तरह के पैराग्राफ में आएगा, वो आपको एक ट्रांजैक्शन देगा बिजनेस की कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, नाउ यू टेल कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा. नाउ दिस ट्रांजैक्शन हैज टू बी डिस्कस्ड, ट्रीटमेंट हैज टू बी डिस्कस्ड, नॉट कैलकुलेटेड ओनली. यानी कि आप उसके ट्रीटमेंट का कैलकुलेशन करेंगे और उन नंबर्स को यूज करते हुए आप आंसर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन. लेट मी टेक यू टू दी सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशंस आते हैं कुछ इस तरह के, जहां पे आप देखोगे कि कैलकुलेशन होती है और उसके साथ कैलकुलेशन इतनी सी होती है और एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा होता है. कि मैं जल्दी जल्दी इसलिए ले जा रही हूं, ये सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, जो लंबा क्वेश्चन होता है कंसोलिडेशन से रिलेटेड, ये उससे रिलेटेड है. दूसरे वालों में आती हूं, ये देखो, पेमेंट फॉर दी ऐप यानी कि क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे. सी दिस इज ऑल एक्सप्लेनेशन 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 गोइंग ऑन. ये तो एग्जामिनर कमेंट है. नाउ सी दिस, फॉरेन एक्सचेंज, all explanation, ethics, all explanation, sale of license, all explanation. SBR is about explaining the treatment, not giving a calculation. That's the difference between FR and SBR. अब ऐसे केस में 50% पास परसेंटेज है. I am very proud to say our pass percentage is around 74%. मैं ये ऑन एयर जाने वाली वीडियो में बोल रही हूं. आई हैव रिकॉर्ड्स टू प्रूव दिस. क्यों भाई? क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूं? जी नहीं, इस पेपर को पढ़ाने का लोचा नहीं है, लिखना सिखाने का लोचा है. एंड लेटर ऑन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एसबीआर में बच्चे प्रॉब्लम क्लासेस में तो आ ही नहीं रहे, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो उनको आ ही नहीं रही. प्रॉब्लम इज नॉट विद स्टैंडर्ड, प्रॉब्लम इज नॉट विद ये स्टैंडर्ड क्या कहता है या फिर स्टैंडर्ड का ये पैराग्राफ क्या कहता है. प्रॉब्लम डजंट लाई देयर. प्रॉब्लम लाइज विद एक्सप्रेसिंग द ट्रीटमेंट. द स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक देयर. तो ग्रेजुअली चेंजिंग द सिस्टम्स, आई इंट्रोड्यूस्ड टेस्ट्स फॉर एसबीआर कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे क्वेश्चंस लिख लिख के हमें दोगे, which I will evaluate because I need to work on your writing. ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली ये भी एक चक्कर है कि मेरे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन पूरी सटीक सही कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग तो पकड़ में आ जाते हैं फिर मेरे. तो एसबीआर के चैलेंज को ध्यान रखना. वी हैव अलाउड ऑल दी स्टूडेंट्स कि आप ओरिएंटेशन अटेंड करो, ज्वाइन करना हो चाहे नहीं करना हो, दैट्स अप टू यू. If you want to self-study, remember you have to practice writing. If you have to take coaching from anyone else, remember you are writing the answers and taking a feedback from your mentor. इसका ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मैंने खुद दिखा दिया, सब जगह लिखना 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 लिखना. See, there was a calculation, but this calculation had to be explained. You have to explain what will go where. ये देखो, सब explanation ही explanation है. अच्छा, अब इसमें बच्चे कहां चूक जाते हैं? सबसे पहले आपको एक केस दिया जाता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है. द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज उस पे लोकेट करना कि इस पे स्टैंडर्ड कौन सा लग रहा है, यानी स्टैंडर्ड्स याद होने चाहिए. अब बच्चे गलती क्या करते हैं? उस स्टैंडर्ड को पूरा लिखना चालू कर देते हैं, एक्सप्लेन करना चालू कर देते हैं. व्हाट इज रेवेन्यू, व्हाट इज एन इंटेंजिबल असेट. यू हैव प्रोफेशनल मार्क्स हियर, ऑल्दो 4 ही प्रोफेशनल मार्क्स है, लेकिन अपने को एसबीआर से तैयारी करनी है बाकी पेपर्स की भी. टू द पॉइंट लिखो यार. मैं एसबीआर पढ़ाऊंगी तो क्लास 11 से पढ़ाना थोड़ी चालू कर दूंगी कि यार असेट ये होता है, बच्चों रिसीवेबल ये होता है. नो, देयर हैज टू बी क्लियर कट, क्लियर इंडिकेशन. जो पूछा है उस पर जवाब दो, उसको पीछे से प्याज की तरह उसके छिलके ना उतारने लगो. यानी राइटिंग रेलेवेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो आईएएस तो पता चल गया, आईएफआरएस तो पता चल गया कौन सा अप्लाई करना है, लेकिन लिखना उसका वही पोर्शन है जो एग्जैक्टली केस के साथ चलेगा, नॉट पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कि चलो पूरा लिख देते हैं, एग्जामिनर नंबर काट लेगा उसके. यू आर नॉट सपोज टू राइट एक्स्ट्रा. यू हैव टू राइट टू द पॉइंट एंड दैट पोर्शन ऑफ द स्टैंडर्ड व्हिच अप्लाइज इन दिस केस. अब तुम पूछो मैम ऐसा क्यों? क्योंकि आप एग्जामिनर को यह बताना चाहते हो कि आपको समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड की कौन सी वाली बात से कंक्लूजन निकलेगा कि इस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट ऐसे होना चाहिए.
So someone asks you, what does your mom do? तो आप बोलते हो मेरा नाम निधि है, मेरे पापा का नाम XYZ है, मेरे पापा इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पापा हैज वर्कड इन एन ऑफिस, मेरे पापा ने ये किया है, मेरे पापा ने वो किया है, मेरे ब्रदर ने ये किया है। वो इरिटेट होकर बोलेगा अरे व्हाट डज योर मॉम डू? Oh, my mom is a postgraduate and she is a homemaker. This is what students do. मुद्दे की बात हम लास्ट में लिखते हैं और उससे पहले हम इतना कुछ लिख देते हैं कि एग्जामिनर वहीं काट देता है, ऐसी की तैसी 0 नंबर। तो ये जो 50% बच्चा पास नहीं हो पाता है, वो टेक्निकली तो रिच होता है, वो लिखने में चूक जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मेरा फोकस बहुत ज्यादा आपके लिखने पे होगा। क्लासेस देख के आपको कंप्यूटेशन पार्ट क्लियर कट हो जाएगा, वहां कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इट्स बीन मोर देन हाउ मेनी बैचेस, हर साल के 4 बैचेस, मोर देन 10 to 12 बैचेस गोइंग ऑन। बच्चे ये नहीं पूछने आते कि मैम इसमें ये नंबर कैसा आया, रेयरली। वो पूछते इसमें ये है कि मैम मैंने इसका आंसर लिखा टेस्ट में, इसमें मुझे नंबर क्यों नहीं मिले। देयर द क्वेश्चन अराइजेस। So for that reason, we keep many tests to make you understand how to write an answer. Now let me show you. मैं जो टेस्ट वाली बात बोल रही हूँ, ये पब्लिसिटी स्टंट है या सच में कुछ करते भी हैं हम? चलो लेट्स सी। दिस इज द इनबॉक्स व्हिच यू कैन सी। ये हमारा वैल्यू एजुकेशन का टेस्ट वाला इनबॉक्स है। मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ, इसका जीमेल आईडी देख लो, एक मिनट को, ऐसे दिखेगा, दिख रहा है tests@vd.2024@gmail.com। ये हमारा टेस्ट वाला ईमेल आईडी है। इसमें आप लोगों को मैं जरा SBR के दर्शन कराती हूँ। डू वी रियली चेक टेस्ट एंड मॉक्स? बीच में SBR दिख जाए तो मुझे बताना। हाँ, ओके, SBR, रिधिमा, SBR, संस्कार। लेट मी टेक संस्कार का पेपर। ठीक है, इसको देखना मत, इसने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था पूरा, इसलिए नंबर इतने लेके आया ये। नाउ दिस इज व्हाट इज नीडेड। ये उसने ऊपर देखो वहां नंबर क्यों कटते चले गए, ओनली कैलकुलेशंस, वेरी लेस एक्सप्लेनेशन। ये देखो कैलकुलेशन 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 कैलकुलेशन, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं दिया था, सो ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ मार्क्स देयर। जहां पे एक्सप्लेनेशन था वहां पे वी हैव टू गिव सम फीडबैक। सी लाइक दिस। रीजन फॉर व्हाई द सीनियर्स में वांट टू शो गुड रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, यानी अगर कोई भी बिजनेस चाह रहा है कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे दिखें, वो क्यों चाह रहे होंगे? क्योंकि इस केस में इस कंपनी को लोन लेना था। तो आपको क्लियर कट ये चीज लिंक करनी आनी चाहिए कि भाई कोई क्यों मैनिपुलेशन करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। देयर हैज टू बी मोटिव, ट्राई टू ट्रैक दैट मोटिव। और क्लियर कट जहां पे भी क्वेश्चन आता है, जिसको लोन लेना होता है ना, लोन की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए वो मैनिपुलेशन करता ही करता है। दिस यू हैव टू शो टू द एग्जामिनर दैट आई अंडरस्टैंड, आई हैव अ स्केप्टिकल माइंड। स्केप्टिकल माइंड होता है एक प्रोफेशनल में जो होना जरूरी है। कल को मुझे सामने आके कोई बोलता है कि मैम मेरा रेवेन्यू ना अगले साल तक 5 गुना होने वाला है, और मैं उसकी बैलेंस शीट देख रही हूं कि वो तो पिछले 3 सालों में नीचे गिर रहा है, माई स्केप्टिसिज्म स्किल शुड गो अप। एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, भाई ये कैसे होगा 5 टाइम्स, पिछले 3 सालों का तो स्टैटिस्टिक दिख नहीं रहा, कैन यू प्लीज इलेबोरेट, ऐसा होगा कैसे? सो यू हैव टू शो कि आपको स्केप्टिकल होना आता है। ये सबसे बड़ी खूबी होती है प्रोफेशनल की, टू आस्क रीजंस व्हाई। डू नॉट बिलीव ऑन समबडी स्टेटमेंट्स जस्ट लाइक दैट। तो ये आपको टेस्ट से फीडबैक मिलते हैं। सो ये तो पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, लेट मी शो यू सम अदर पेपर। इस तरह के पेपर्स आपको चेक करे हुए दिखेंगे। आर्या SBR, मानवी SBR, संस्कार SBR, देन ये तो ऑडिट का है, रिधिमा SBR। चलो रिधिमा का खोलती हूँ। नंबर पे मत जाना यार, मैं नंबर बहुत कंजूसी में देती हूँ, और बच्चे बेचारे ये पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसका पेपर आड़ा टेढ़ा सा दिख रहा है। रुको मैं तुम्हें एक छोटा टेस्ट दिखाती हूँ, ये टेढ़ा क्यों हो रहा है। इसको ऐसा करते हैं, SBR मॉक 1 के लिए। चलो एक साथ लिस्ट आ जाएगी। ये आ गए सारे SBR वाले, टंग 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 टंग, सबके आ गए। डॉली का पेपर दिखाती हूँ, देखो जैसे इस तरह के फीडबैक्स।
So this is needed. Question was something else. She answered something else. Again, all calculations, no explanation. यहाँ explanation गलत हो गया पूरा का पूरा. ये देखो, यहां से फिर एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस चालू होते हैं. ठीक है, ये डॉली का तो पेपर है बहुत अच्छा होता है. व्हाट अबाउट द अनइंटेंशनल लैप्सेस इन ट्रीटमेंट? सो दिस वे वी हैव टू जस्ट गिव यू अ फीडबैक कि अब जैसे उसको कई क्वेश्चन में 7-7 नंबर मिलेंगे. 7 नंबर मीन्स 8 नंबर के क्वेश्चन में से 7 नंबर दिए. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स. सो आई कैन नॉट ओपन दी पेपर्स जिनमें परफॉर्मेंस बच्चे की बहुत लो थी. थोड़ा ऐसा मत कराओ. ठीक है, टेस्ट भी दिखा देती हूँ आपको. टेस्ट, अरे वो मॉक टेस्ट भी कैच करेगा. रूटीन टेस्ट दिखेगा क्या? रूटीन टेस्ट जितेंद्र का खोलती हूँ. उसके बहुत कम नंबर तो नहीं होंगे. सी, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे जो इसने दिया इट वॉज नॉट नीडेड. जो केस की ब्रीफिंग करनी थी वो खुद के वर्ड्स में करनी थी. तो जो टेस्ट होते हैं ना उनमें आई हैव टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीडबैक. मॉक तक आते आते तो बच्चे को समझ में आने लग जाता है कि हाँ मुझे ऐसे लिखना है. तो ये जो टेस्ट आपको रूटीन टेस्ट मिलेंगे इसमें आई गिव अ लॉट ऑफ फीडबैक. लाइन बाय लाइन लिखती जाती हूं मैं. ये देखो, इतने से क्वेश्चन में इतने सारे कमेंट. इतना तो बेचारा अलीशा ने नहीं लिखा जितना मैंने लिख डाला. द पॉइंट इज कि ये डिटेल्ड फीडबैक आपको मिलते 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 जब 4-5 टेस्ट हो जाते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि ओके दिस इज हाउ आई नीड टू राइट. तो मॉक अपने आप इंप्रूव हो जाता है. अब मॉक में मैंने जो बच्चों की प्रॉब्लम देखी वो थी उनका पेपर छूट रहा था. एवरी टाइम दे वर कंप्लेनिंग कि मैम 80 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ. इसका मतलब टाइपिंग स्पीड स्लो थी. उसको आप कैसे करेक्ट करते हो? आप कोशिश करो कि आप डेली का एक क्वेश्चन तो टाइप कर ही लो. यानी एक क्वेश्चन अगर डेली टाइप होता गया तो अपने आप में स्पीड इतनी तेज आ जाएगी कि एक तो ट्रेनिंग ये मिल जाएगी कि मेरे दिमाग के थॉट्स और मेरी उंगलियां ये साथ साथ चले. यू हैव टू गिव ट्रेनिंग टू योर ब्रेन लाइक दिस. और ये चीज मेरे पढ़ाने से या मेरे सुनने से नहीं डेवलप होगी, तुम्हें खुद करनी पड़ेगी. टाइप करो, रोज एक पेज टाइप कर लो, ज्यादा नहीं कर सकते तो. और ये देख देख के नहीं टाइप करना. एक छोटा सा क्वेश्चन उठाना है, इस छोटे से क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में लिखना चालू करना है. तो आप 2 एक्टिविटीज एक साथ कर रहे हो. अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर रहे हो. दूसरा, अपना जो दिमाग का और हाथों का लिंक है इसको भी ट्रेन कर रहे हो कि भाई मैं जैसे दिमाग में सोचता जाऊं वैसे वैसे उंगलियां उसको छापती जाएं. ये ट्रेनिंग आपको देनी, अपने आप को चालू करनी है क्लास चालू होने के 20 डेज बाद में. तो 20 डेज अपने आप को पेपर से इंट्रोड्यूस करवाओ, इक्विप कराओ. धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखना चालू करो. फिर जब एग्जाम गेट के क्वेश्चंस उठा लो तो कोशिश करो कि डेली एक वर्ड डॉक्यूमेंट तो आप टाइप कर ही लो. क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स के पेपर छूट रहे थे और ये इस बार नहीं हर बार ही छूटते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग. तो वो रोज ये टाइपिंग वाला काम कर ही नहीं कर पाते. ठीक है, सो यू हैव टू डू दैट. सुप्रतिम, बताओ व्हाट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइपिंग? You can unmute and ask, don't worry. Oh, thanks, ma'am. So my question was that some people are good in typing because they use the typing like ASDF and JKL, like they use that by their hands, so they are able to see the monitor and type it. But I am kind of a person who is not able to do that. I need to see the keyboard and my hands always move. So my question is that what do you suggest? Like, how should I improve the typing? Should I use the That's conventional method, or I absolutely can do my okay. What you are saying, I also do that. Till date, I type more than 5 to 10 Word documents daily in the form of PPTs. But I also have to see the keyboard. That's okay. The way you are doing, in the same way, you have to increase your speed. Okay, so this is a very individualized and personalized thing. Do not think that somebody is just seeing the screen and typing. I also should get trained on that. Maybe you are a person who just sees the screen and works like this. That's absolutely fine. I also type like this. So when I attempted my SBR, I could attempt only 75 marks ka paper, although I was not well that time. So I left 25 marks ka and got 67 out of it. ये इतना scoring paper है. wow. Okay, so this has happened with Ridhika also. Ridhika Tayal is one of my students. You can see मेरे जो post LinkedIn की past post होंगे उसमें कहीं ना कहीं दिखेगी वो. She attempted 58 marks का paper. उसको technical glitch आया था and 1 hour जो भी उसने टाइप किया था, it just
गॉट मैनेज्ड, सब इरेज हो गया। तो उसने कैलकुलेट करके बाहर मुझे बताया कि मैम मेरा 58 मार्क्स का ही बचा है, उसमें जो भी था बाकी सारा इरेज हो गया। शी गॉट 52, वन शॉट पास पेपर। तो ये पेपर बहुत स्कोरिंग है, लेकिन इसको पढ़ना सही डायरेक्शन में, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड रिसेंटली माय स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर देन 70 ऑन एन एवरेज, एवरीबडी। वो डेडिकेटेडली जो पढ़ रहा है, जो रिदम में भी है, दे आर वर्किंग ऑल्सो, दे ऑल्सो। पेपर उनका छूटता है एग्जाम में मैक्सिमम किसी का 9 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। सो वी हैव टू गेट टू दैट लेवल कि हम कम करें इस पेपर छूटने वाले नंबर को। ठीक है, सो वट एवर वे यू आर टाइपिंग, प्रैक्टिस एनी विच वेज। डे 1 पे योर परफॉर्मेंस एंड डे 10 पे योर परफॉर्मेंस, डे 10 वाली बेटर होनी चाहिए, और वो पक्का होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 वाली बेटर ना हो। ठीक है, सो दैट्स ओके, द वे यू टाइप इज एब्सोल्युटली फाइन। नाउ लेट मी शो यू सम स्टार्स जो मैं कह रही हूं कि ये लोग पास हुए। ये रहे एसबीआर के बच्चे सारे। तो मैं ये नहीं बोलूंगी यार कि बार मेरे पास एसबीआर के बच्चे 100-200 हैं, 50 स्टूडेंट्स के आसपास का बैच होता है, उसमें से मुश्किल से 25 स्टूडेंट्स सिट फॉर द एग्जाम एंड दीज मेनी पास, सो दैट आई कैन से कि मेरा 72% या 73% रिजल्ट रहता है ऑन एन एवरेज। ये जो 25 स्टूडेंट्स होते हैं जो पेपर नहीं देते हैं, आइदर दे आर जस्ट हैविंग कि मैम क्लोजिंग चल रही है, नहीं टाइम मिल रहा है पढ़ने का, वील गिव नेक्स्ट क्वार्टर, तो मोटा मोटी 50% बच्चा ही पेपर देता है। अब ये जो बचा हुआ 50% होता है, ये नेक्स्ट टाइम देता है, नेक्स्ट टाइम क्लियर हो जाता है। सो दिस इज दीज आर, जस्ट लुक एट दी स्कोर्स। आई मीन आयुषी, ये मुझे एग्जाम से कुछ दिन पहले बोल रही थी कि मैम मैं अब एग्जाम ग्रेड चालू करूंगी, अप्रोक्सीमेटली 20 डेज पहले। मैंने कहा तू कर यार जितनी भी हो। देन बाकी सारे देखो, रमीज रमीज ये तो प्रॉब्लम क्लासेस में ही नहीं आता था, लेकिन टेस्ट भी दिए थे इसने। देन ध्रुव, ध्रुव रियली वर्क हार्ड। ये ध्रुव का तो मुझे केस ध्यान आ रहा है, ही यूज टू से कि मैम मैं बहुत डर रहा हूँ उस पेपर से, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, एंड सी 69 इज इतने तो मेरे नहीं आए थे। कृतिका, अंकिता यादव, इनके सबके 60 में आपको जो दिख रहे हैं। अवधेश, अवधेश कोई टेस्ट नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम क्लास अटेंड नहीं करी। तो द वे आई एम सेइंग कि बच्चों के 70+, 60+ आते हैं। आप अगर सारे टेस्ट देते हो, सारे मॉक्स देते हो, जैसा मैं कह रही हूँ उसी तरह से पढ़ रहे हो, तो 70+ कहीं नहीं रुकते। लेकिन आप अगर ऑफिस में बिजी हो, नहीं सारे टेस्ट दे पा रहे हो, या फिर सारे एग्जाम गेट के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, रोज एक क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो, तो 60s में आ जाएंगे। बट दिस इज अ पेपर विच इज वेरी स्कोरिंग, तो इस पेपर से घबराना मत, दैट्स द होल इंटेंट। ओके, गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? क्लियर? एवरीवन क्लियर? Yes. ठीक है। Yes, ma'am. So I have shown you how we check the tests. Now let's come to the calendar which we need to create for you all. अब मैंने इसकी ना कुछ भी डेट्स नहीं डाली है, बिकॉज फॉर पी लेवल स्टूडेंट्स आई वांट कि आप लोग इसकी डेट्स चूज करो। मैं सजेस्ट करती हूँ, इफ यू फाइंड इट कि ओके हम इतने दिन में ये क्वेश्चंस कर पाएंगे या ये चैप्टर्स कर पाएंगे, वी आर गुड टू गो। तो ये आपको मैं कंटेंट्स दिखा देती हूँ, आपके जो बुक के कंटेंट्स हैं। आपके इंडेक्स में आपको चैप्टर्स दिखेंगे। 1 से 11 का मैंने एक लॉट बना दिया, सो यू कैन सी 1 से 11। ओके, देन 12 से 23, दिस इज अनादर, ये 12 से 23, और उसके बाद में यूके गैप्स हैं। तो 23 चैप्टर्स है, मैंने इनको 2 लॉट्स में डाल दिया है। अब इनको करना कैसे है? अनफॉर्चुनेटली एसबीआर में जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, आप एग्जाम किट नहीं कर पाएंगे। क्यों? वन क्वेश्चन विल हैव 2-3 पार्ट्स। एक पार्ट होगा रेवेन्यू में से, एक पार्ट होगा इंटरिम रिपोर्टिंग में से, एक पार्ट होगा एसएमईज में से, एक पार्ट होगा इंटेंजिबल या पीपीई में से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में से। यानी एक ही क्वेश्चन में अलग अलग चैप्टर्स केटर्ड होते हैं। एंड आई कैन नॉट टेल यू ऑल कि इस वाले क्वेश्चन में ये आईएएस वाला है, तुम इसको भी ट्राई कर लो। ये तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वाले केस में मैं कौन सा आईएएस लगाऊंगा। अनदर प्रॉब्लम, वन क्वेश्चन में हैव एन एप्लीकेशन ऑफ मोर देन 1 स्टैंडर्ड्स। एक से ज्यादा लग सकता है कईयों में। अगर मैंने ये आईपीएल वाले प्लेयर्स वाला एग्जांपल लिया, इंटेंजिबल एसेट लगेगा ही लगेगा, इसमें इंपेयरमेंट भी लगेगा, यानी इसमें कई सारे झोलझाल हो सकते हैं।
इसलिए आप इसकी एग्जाम किट कर नहीं पाएंगे जब तक आपकी स्टडी टेक्स्ट कंप्लीट नहीं होगी। यानी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज फर्स्ट, देन एग्जाम किट। अब इसको भी कैसे करना है? चैप्टर नंबर 1 to 11 आपको स्टडी टेक्स्ट रीड नहीं करनी। मैंने ये ओनली स्टडी टेक्स्ट इसलिए लिख रखी है क्योंकि सेशंस में स्टडी टेक्स्ट कवर्ड है। प्लीज डू नॉट रीड द स्टडी टेक्स्ट। पढ़ने की फिर भी इच्छा है पढ़ लेना, मैंने क्लास के सेशंस में बोला भी है, मेरी ड्यूटी है बोलना, पर फिर भी मैं अभी ये चीज ये बोलूंगी, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, अगर वो आ रहा है इट्स गुड टू गो। लेकिन आपको अगर लगता है कि मुझे तसल्ली नहीं होती है जब तक मैं स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ लूं, पढ़ लो। नुकसान बता देती हूँ, स्टडी टेक्स्ट में कई चीजें इस तरह से समझाई हुई हैं जो आपको कंफ्यूज करने की पूरी कैपेबिलिटी कैरी करती हैं, जिनको मैंने इजी वर्ड्स में समझाया है। नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि मैम हमें बिना स्टडी टेक्स्ट पढ़े तो टेक्निकल लैंग्वेज ही फिर समझ में नहीं आएगी, हम टेक्निकल लैंग्वेज को दिमाग में कैसे रखेंगे? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम आईएएस की टेक्निकल लैंग्वेज पूरी की पूरी रट भी नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। आप ट्राई करके देखना चाहो देख सकते हो, बट ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ आईएएस के कीवर्ड्स याद कर सकते हो, यानी मगअप वाली चीज पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे आईएएस और बहुत सारे एफआरएस हैं, क्या क्या रटोगे? और स्टडी टेक्स्ट की लैंग्वेज इतनी टेक्निकल है कि तुम कॉन्सेप्ट की बजाय रट्टाफिकेशन में लग जाओगे। एग्जाम में आपको उस आईएएस का वो वाला पार्ट देना होता है, एंड यू नेवर पुट दैट पार्ट इन डबल कॉमास। ये बोलते हैं ना, वो एस्ट्रिक्स होते हैं ना कि ये डायलॉग है किसी चीज का, तो वहां पे सेम वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। हम कोई चीज एस्ट्रिक्ट में तो लिखे नहीं रखने ना रहे ना, हम यही बोलेंगे एज पर आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स performance obligation is said to be satisfied when blah 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 in our words. I mean, I don't have to copy it from the book, this has to be in my words but complete. So ये in my words मैंने डाल दिया नोट्स में, सब कुछ है नोट्स में जो जो तुम्हें लर्न होना चाहिए, लेकिन बुक में वो सब भी है जिसकी जरूरत नहीं है। सो एक चीज होती है डेप्थ में जाना, एक चीज होती है बाल की खाल निकालना। तो अब समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट स्टिल इफ यू वांट गो अहेड विद इट। आई हैव टोल्ड यू द डेंजर विच कैन कम अप, बिकॉज मैंने जब ये क्लासेस बनाई थी तो मैं भी आउट ऑफ ड्यूटी बोलती थी कि यार स्टडी टेक्स्ट जरूर पढ़ना, बट ओवर टाइम आई सॉ कि बच्चा स्टडी टेक्स्ट को ये बोल रहा है मैम ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है, मेरे को क्लास देख के सब समझ में आ गया था, इसको रीड करके सब उड़ गया। तो डिपेंड करता है केस टू केस आप कौन बच्चे हो। अगर आपको स्टडी टेक्स्ट तंग कर रही है तो मत रीड करो, नहीं तंग कर रही है तो रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज का ध्यान रखना है, स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, उनके क्वेश्चंस का लेवल और एग्जाम किट का लेवल पोल्स अपार्ट है। स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन भी पूरी नहीं होती, वो एक छोटी सी लाइन उठाते हैं और उसके ऊपर एक केस बना के दे देते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। आपको एटलीस्ट पूरे केस की इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये जो कंपनी है किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो इम्पेयरमेंट मानू इसको या वेर एंड टेयर मानू, व्हाटएवर। तो स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी प्लीज स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, इट विल डिस्ट्रॉय योर कॉन्सेप्ट्स। लेकिन एग्जाम किट छोड़नी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। माई गारंटी, इफ यू डू योर एग्जाम किट सिंसियरली नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग, क्योंकि वो है आपका एसीसीए का पैटर्न, नॉट अ 4 लाइनर क्वेश्चन विच आस्क्स यू टू गिव कैलकुलेशंस। तो स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस एट पार भी नहीं है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहां पे इसका मतलब ये जो करना है, ये क्या करना है, 1 to 11 एंड 12 to 23 आपको सिर्फ लेक्चर सुनने और नोट्स लर्न करने हैं, ये 2 एक्टिविटीज करनी है आपको। सो आई विल सजेस्ट ये चैप्टर नंबर 1 to 11 आपको करने में कितने दिन लगेंगे? आकांक्षा, नो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्टडी टेक्स्ट, दे आर मोर डेंजरस, नॉट एट ऑल। अब आते हैं अपन 1 to 11 चैप्टर्स पे। 1 to 11 चैप्टर्स आप कब तक कंप्लीट करेंगे? वी आर एट 18 टुडे, कैन आई से 2 weeks टाइम इज इनफ फॉर दिस? बताओ, ये कैलेंडर मेरे ख्याल से आप सबको दिख रहा होगा। 25th को आपका 1 वीक हो जाएगा, देन 1st को आपका 2nd वीक हो जाएगा। क्या बोलते हो? शेल वी कैच ऑन संडे 31st March?
कंप्लीट 2 weeks, विल यू बी एबल टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 to 11? इसमें से कुछ थ्योरी चैप्टर्स भी हैं तो आप वो नहीं कर पाओगे, वो करने की बेसिकली ऐसी जरूरत भी नहीं है। जैसे 1 to 11 में देखोगे ना, ये तीनों थ्योरी के हैं, और अगर बोलो कि नहीं मैम थोड़ा सा टाइम और दे दो तो और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। लेट्स ट्राई, कुछ अगर पेंडिंग रह जाएगा तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्लास में पूछ लेना। तो एटलीस्ट 2 weeks का टाइम रहेगा ना, तो आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहोगे कि यार मैं इतने चैप्टर्स तो करूं। तो एक बार 31st डालते हैं, और 31st नहीं डालनी है, एंड इफ यू वांट टू इनिशियली टेक 3 weeks तो 7 तक ले लेते हैं, योर चॉइस। बोलो 7 या 31st, या 31st या 6th, बोलो, जस्ट राइट दैट इन द चैट बॉक्स। 31st or 6th, you need to complete first 11 chapters. Only study text and notes to be learned. Okay, got one reply, 2 comes, okay, 3 comes. 31st is done. Let's just fix it at 31st. Okay, let it be 31st May. ठीक है, complete नहीं होगा, कोशिश करना 80% तो complete हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, रिमेनिंग 12 चैप्टर्स, अगेन लेट्स कीप सम 2 weeks टाइम, और थोड़ा सा उससे हल्का सा ज्यादा। सो 31st मई के बाद में व्हाट अबाउट 14th अप्रैल? मैम 30 अप्रैल। सैटरडे लो, पूरे 2 week ले लो, दैट्स ओके। संडे आएगा, 14th विल बी संडे, 14th रख लूं, दैट्स अ संडे, ये ठीक है। 14th रख लेते हैं, आपको कंप्लीट 2 वीकेंड मिल जाएंगे। सो लेट्स कीप इट 14th अप्रैल रख रहे हैं। अरे ये मैंने मई क्या रख दिया, मार्च है तो, मार्च, ठीक है। 14th आ गया। अब आ जाएंगे हम एग्जाम किट पे, यानी 14th अप्रैल या मैक्सिमम 20th अप्रैल तुम ले लो, अपना कोर्स कंप्लीट करोगे, सारी क्लासेस देख लोगे, और नोट्स और पीपीटीज काफी अंदाजे से लर्न भी कर लोगे। बिल्कुल टिप्स पे नहीं होंगी, कुछ तो लर्न होंगी, आप वो कंप्लीट कर लेंगे बाय 20th अप्रैल, हार्ड डेडलाइन। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट योर एग्जाम किट। बाय दैट टाइम यू विल हैव 40 days इन योर हैंड, और क्वेश्चंस कितने करने हैं? 56। तो रोज दो क्वेश्चन करना चालू कर देंगे, ठीक है। सो एग्जाम किट आप रैंडमली अपने हिसाब से करते जाना। मैं वैसे सलाह ये देती हूं कि पहले आप एथिक्स से चालू करो, एथिक्स वाला पोर्शन। तो आपकी जो एग्जाम किट है उसमें 3 portions आर क्रिएटेड बाय कैप्लिन। आती हूं इस पे ना एक बार। पहले वाला ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दीज आर 18 क्वेश्चंस। आप ये वीक में 4 करना, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबे होते हैं, तो इनको करने में ना बहुत यू विल फील टायर्ड कि यार अब तो मेरा पूरा दिन का हो गया। सो इन अ वीक 4 क्वेश्चंस, दिस इज द बेस्ट किक स्टार्ट प्लेस टू डू एथिकल इश्यूज, क्योंकि ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पे बेईमानी हो रही है। तो इनका एक स्टैंडर्ड तरीका ये होता है, बेईमानी हो रही है, बेईमानी क्यों हो रही है, बेईमानी अगर हो रही है तो आप क्या करेंगे, और अगर आपसे भी कुछ नहीं होगा तो हम हेल्प किससे लेंगे। ये स्टैंडर्ड 4-5 चीजें होती हैं जो हर क्वेश्चन में आपको डालनी होती है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग जो एथिक्स से आप चालू कर सकते हैं। देन कम सेक्शन बी क्वेश्चंस, 31 से लेकर आई विल से 55 तक कर लो। 31 से 55 मतलब हो गए कुछ कितने क्वेश्चंस हो गए, 20-25 के आसपास। इनको वीक में ट्राई टू कंप्लीट 5 to 6, ऐसे ब्लेंड बना के चलना है इनका। रैंडमली क्वेश्चंस उठाने हैं, कभी सिट का उठा लो, कभी ये विंग उठा लो। सो रैंडमली पिकअप क्वेश्चंस, और इसमें सारे के सारे स्टैंडर्ड्स साथ साथ ही फिर रिवाइज होते चलेंगे। जहां जो स्टैंडर्ड भूल जाओ, पीपीटी खोलो, नोट्स खोलो, उसके ऊपर एक वो पोस्ट इट आते हैं ना, वो लगा लो, क्योंकि आप वो स्लाइड भूल गए थे तो वो याद रहेगी कि इसको मुझे ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम किट प्रैक्टिस ऐसे होगी। एग्जाम किट में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके भी डेज सेट कर लेते हैं, सो दैट वी आर एबल टू कंप्लीट दैट इन टाइम। 14th अप्रैल के बाद में लेट मी गिव यू अगेन 2 weeks, 28 रखते हैं, और मई का 12th रखते हैं। क्या बोलते हो, ताकि 12th तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ज्यादा से ज्यादा कुछ बचेगा तो फिर हम 15-16 तक खींच लेंगे, चलता है। 12th मई एंड 28 अप्रैल। एक बार मैं लिखती हूं, फिर देख के मुझे बताना। 28 अप्रैल, 2 weeks टाइम, एंड 12 मई। चाहो तो 15th में भी कर सकते हैं। क्लास
8:30 बियॉन्ड होगी। ओके, ये 14 से 28 में यू हैव 2 वीक्स, तो एग्जाम किट के क्वेश्चंस एटलीस्ट 20-25 आपके पास हो जाने चाहिए, बेयर मिनिमम 20। तो 20 क्वेश्चंस होने के बाद में वैसे ही तुम्हें अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे वाह मजा आ गया। ठीक है, अब आते हैं अपन मॉक्स के ऊपर। व्हेन इज योर एग्जाम? योर एग्जाम इज फॉलोइंग ऑन थर्सडे दिस टाइम। जून थर्सडे को पड़ रहा है, 6 को। सो गिव योर सेकेंड मॉक ऑन फर्स्ट जून को अपना सेकेंड मॉक दे दो, और 1 जून से मैं 4-5 दिन में आपको मैक्स टू मैक्स चेक करके दे दूंगी। उससे पहले वाला पेपर है वो भी आपको 4-5 दिन के मार्जिन पे मुझे देना है, 1 जून। और इससे पहले वाला हम रख सकते हैं 26 मई। बताओ ये चलती है डेट्स? एक बार अपने अपने कैलेंडर और अपनी अपनी जॉब कैलेंडर्स देख लो। 26 मई, बोथ ऑफ दीज डेज आर वीकेंड्स। 26th May is a Sunday and 1st June is a Saturday. I think it should match. This is Sunday. This is Saturday. I will take maximum 5 days to evaluate your mocks. तो ये 26 से 1st के बीच में in any case I will give you the mock by 30th, ताकि आप 31st तक अपनी गलतियों पे वर्क ऑन कर सको, and then 1st June को you can give your second mock. बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इससे लेट करोगे तो तुम्हें फिर मॉक वीक डेज पे पड़ जाएगा, एंड मॉक इज बेस्ट इन इट्स अचीवमेंट व्हेन इट इज डन इन अ स्ट्रेच ऑफ 3 आवर्स। आई होप इट्स फाइन। ठीक है, अगर कोई ऊपर नीचे 1-2 दिन करना हो तो यू कैन ऑलवेज कम अप एंड टेल मी कि मैम थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर दो। अब आते हैं अपन क्लासेस के फोल्डर के ऊपर कि क्लास में क्या क्या मिलेगा, फोल्डर कैसा दिखता है। सो यू विल हैव टू फर्स्ट विजिट आवर वेबसाइट, वैल्यू एजुकेशन की वेबसाइट पे आप आएंगे, वहां से आपको कुछ लॉगिन क्रीडेंशियल्स दिए जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करते ही आपने एसबीआर जो खरीदा है वो आपको दिख जाएगा। मैंने तो अपने आप के सारे कोर्सेज खरीद रखे हैं, एसबीआर पे आ जाते हैं। अब आपको ऐसा दिखेगा फोल्डर। सबसे पहले आपको दिखेगा ओरिएंटेशन सेशन मार्च का। तो कई बच्चे पूछ रहे थे मार्च का क्यों है? क्योंकि बेटा अपना वाला तो अभी हो रहा है ना, आज ये होगा। जूम में जो इसकी रिकॉर्डिंग 4-5 घंटे में देगा, मैं सुबह इसको थोड़ी सी एडिट करके सुंदर सी बना के अपनी शक्ल ठीक करके इसको यहाँ पे इसी जगह पे डाल दूंगी। सो वी डोंट रिमूव द प्रीवियस बैच का ओरिएंटेशन, सो दैट यू हैव दिस इन योर माइंड कि इसी जगह पे हमारा वाला आएगा। इसी तरह का प्लानर लास्ट टाइम दिया गया था स्टूडेंट्स को ये। अब मैंने आपकी भी डेट सेट कर दी, उसके मैं डेज डाल दूंगी। टाइमिंग अभी फिक्स नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरे पास कौन बच्चा होगा। जैसे प्रज्ञा, शायद शी इज बेस्ड इन सिंगापुर, I cannot fix the timing right now. There may be some students who are from UAE, there may be some students who are from UK. तो उनके टाइमिंग्स के हिसाब से प्रॉब्लम क्लास से एक दिन पहले पूछूंगी, भाई कल इतने बजे मिल रहे हैं अपन, एंड यू ऑल विल से यस, तो अपन उसी टाइम पे मिलेंगे। तो टाइमिंग्स आर केप्ट फ्री। ये सारी की सारी डिटेल्स अभी मैंने आपको लिख दी। रूटीन टेस्ट की डेट में सेट करके आपको प्लानर में डायरेक्ट डाल के दे दूंगी, कंसिडरिंग कि कब रूटीन टेस्ट 1 होना चाहिए, कब 2 होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी आपके प्लानर में। अब यहां पे नेक्स्ट आइटम आता है कि एसबीआर में सितंबर 2022 में क्या चेंजेस हुए, उसकी मैंने एक वीडियो डाली है। आप चाहो तो देख लेना, चाहो तो मत देखना, बिकॉज ऑल द चेंजेस आर ऑलरेडी एम्बेडेड इन द चैप्टर्स। दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो टू एसबीआर। पेपर पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम होता है, कैसे मार्किंग होती है, एवरीथिंग। अब कंटेंट जो इसका हमारा फोल्डर है, बड़ा क्लियर कट मैंने चैप्टर वाइज बनाया है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एक साथ क्यों है? क्योंकि थ्योरी के हैं, चाहो तो करना वरना बाद में करना। देन कम चैप्टर 4, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? चैप्टर 4 के 2 पार्ट्स हैं, नोट्स जो आप देख सकते हैं और नोट्स जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों चीजें। ठीक है, ये आपके नोट्स आ गए। चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और 11 के बाद में फिर मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ डाली है कि कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे हैं जो इन चैप्टर्स को करने के बाद कर सकते हैं, ये डाल दिया मैंने। आपके पास अगर बुक पुरानी होगी तो हो सकता है ये क्वेश्चन 35 ना हो। ढूंढना सिटका के नाम से, लेरिया के नाम से, इकोमा के नाम से। सो ट्राई टू सर्च विद दीज नेम्स, इसलिए ये रेफरेंस डाला है। फिर आप चैप्टर नंबर 12, 13, 14 ऐसे पढ़ेंगे। इनके सबके फोल्डर्स में आपको इनकी पीपीटीज और नोट दिख जाएंगे।
एक नोट्स है जो यहीं पे एलएमएस पे रेफर करने के लिए है, दूसरे हैं जिनको आप डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट लीजिए, अपनी वो स्पाइरल बाइंड बना लीजिए। कहीं पे भी कोई एडिशन उसमें करना है या कोई मैंने कंटेंट जबरदस्ती डाल रखा है, काट दो उसको। मेरे को डालना मजबूरी है, आई डोंट नो किस बच्चे के लिए कौन सा मैटर इरेलीवेंट है, इसलिए मैंने तो वो सब डाला है जो मैंने पढ़ाते टाइम यूज किया है। इफ यू फील दैट दिस इज वेरी इजी, आई डोंट नीड नोट्स फॉर दैट, यू कैन ऑलवेज कट इट डाउन। वैसे भी ठीक है, नोट्स जितने क्रिस्प होंगे ना उतना ही तुम्हें ज्यादा रिटेन रहेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 23 आ गया। उसके बाद में मैंने कुछ 10-15 क्वेश्चंस एग्जाम किट के यहां पे डाले हैं। ये कैसे डाले हैं, ये मैंने कराए हैं। कैसे कराए हैं, ये स्क्रीन पे रिकॉर्ड किए मैंने कि ये अगर क्वेश्चन है तो आप उसको किस तरीके से करेंगे, आप उसको किस तरीके से करेंगे। तो यू विल सी दिस कि इसको अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें एग्जाम में क्या करना है। क्वेश्चन मैंने समझाया पूरा का पूरा, उसके बाद में देखो ये करना चालू कर दिया। एंड दिस इज हाउ यू विल ऑल्सो प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। ये ठीक है। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम किट करेंगे, आप सबसे पहले प्लीज मेरे वाले क्वेश्चन देखना, उसके बाद में अपने वालों की प्रैक्टिस करना। मेरे वाले यूजुअली मैंने जो एक पैटर्न बच्चों का देखा है, 5-6 क्वेश्चन ही बच्चे देखते हैं, उसके बाद में उनको पकड़ में आ जाता है कि ओके दिस इज हाउ आई नीड टू हैंडल माय आंसर राइटिंग। फिर वो अपनी एग्जाम किट खुद करने लग जाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को तो तुम टाइप कर नहीं सकते। जैसे मैं इस तरह से बुलेट बना बना के कर रही हूं कि मैं इसमें क्या लिखूंगी वो मैं बोल रही हूं, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। बुलेट्स बनाओ और फिर एग्जामिनर के जो आंसर है उससे चेक करो कि क्या जो तुमने बुलेट में डिस्कस किया है वो भी डिस्कस कर रहा है। अगर कर रहा है वी आर गुड टू गो। दिस इज हाउ यू विल प्रैक्टिस योर एग्जाम किट। 15 क्वेश्चन है, आप 15 क्वेश्चन देखना चाहिए 15 देखो। आप देखना चाहो कि नहीं मुझे 15 नहीं देखने तो मत देखो, 15 कम देख लो। सेल एंड लीज बैक, ये एफआर से रिलेटेड एक टॉपिक था जो बच्चों को याद नहीं आ रहा था। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझसे एफआर नहीं पढ़े, ये दिक्कत आएगी। आप किसी और से अगर पढ़े हो पीछे तो क्लैश ऑफ टीचिंग ज्यादा नहीं आता, लेकिन फॉरगेटिंग द कॉन्सेप्ट्स जरूर आता है। आप मुझे बताओगे कि मैम मुझे एफआर का ये टॉपिक याद नहीं आ रहा, मैं आपको फिर अपने एफआर के फोल्डर की एक्सेस दूंगी थोड़े से कुछ घंटों की, एंड देन यू कैन रिवाइज बैक दैट टॉपिक। ये हो सकता है कि आपने एफआर सेल्फ स्टडी करी हो, तो मैं पिछले 3 बैचेस से देख रही हूँ कि जो एफआर सेल्फ स्टडी के बच्चे होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स काफी वीक होते हैं। एफआर वो क्रैक कर जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रीजंस, वो रीजन देने में मिस कर जाते हैं। तो अगर लगे कि यार मैं बार बार इस आईएफआरएस को अप्लाई करते टाइम रीजन नहीं दे पा रहा हूं, इसका मतलब पीछे से कॉन्सेप्चुअल गड़बड़ होगी। जस्ट डू लेट मी नो, आई विल हैव टू गिव यू सम आवर्स ऑफ एक्सेस फ्रॉम माय एफआर फोल्डर। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी, सो डोंट वरी, डोंट हेजिटेट कि भाई मैम उसके एक्स्ट्रा फीस मांगेंगी, कुछ नहीं मांगूंगी यार। मेरा फोल्डर मैंने 60 आवर्स का इसलिए बनाया है कि जिसको पीछे से आता है एटलीस्ट उसके लिए मैं चीजों को स्ट्रेच ना कर दूं। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, वो वेस्ट ना हो। जिस बच्चे को जरूरत हो उसी को मैं भेजूं कि जाओ एफआर से पढ़ के आओ, तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना मुझे, पर मुझे बताना जरूर पड़ेगा कि मैम मैं मेरी याददाश्त जारी है एफआर की। आई विल गिव यू सम आवर्स देन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन रूटीन टेस्ट की तरफ। ये रूटीन टेस्ट आ गए। हाउ मेनी टेस्ट यू कैन सी, 4, ये 5वां भी है। तो अगर मेरी सटक गई ना कि ये बैच अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आई विल ओपन द 5th क्वेश्चन ऑल्सो, 5th टेस्ट ऑल्सो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स। अगर मुझे लगा कि 4 टेस्ट में भी तुम लोग अपने फीडबैक पे काम नहीं कर रहे हो तो डांटूंगी तो सही, उसके साथ में एक और एडिशनल टेस्ट और दे दूंगी। ये टेस्ट आपको करने होंगे एक डेडिकेटेड डेट पे, जिसका मैं आपको बताऊंगी कि आपका पहला टेस्ट इस दिन है, पहला टेस्ट उस दिन है, क्योंकि ये सारे मुझे चेक करने हैं। ये टेस्ट 24 आवर्स के लिए खुले होते हैं। आप कभी भी करिए वर्ड डॉक्यूमेंट पे, एक्सेल पे, और मुझे वो भेज दीजिए। आई विल हैव टू इवैल्यूएट एंड विद इन 5 वर्किंग डेज का टाइम आई विल इवैल्यूएट एंड सेंड इट बैक टू यू विद प्रॉपर फीडबैक। ठीक है, ये यहाँ पे आपके रूटीन टेस्ट रखे हुए हैं। देन मॉक टेस्ट पेपर्स, हियर आर योर मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक 1, अब आपकी एक प्री फिल्ड शीट आती है, वो मैंने यहां डाल दी। ये मॉक 2 है, ये भी अपनी डेडिकेटेड जो डेट्स आएंगी उन्हीं पे ही ओपन होंगे। देन कम्स रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स। अब ये क्या होता है, एक प्रॉब्लम अब तुम लोगों को आएगी कि मैम हम बार बार भूल रहे हैं कि स्टैंडर्ड में क्या चीज थी, यानी रिवीजन करना है। वो रिवीजन कराने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। सी आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कि आप रिवीजन बिल्कुल एंड में करो, उस टाइम ना घबराहट हो जाती है। मत करो, तुम ये रिवीजन बार बार खोल के देखो ना। द मोमेंट यू आर डन विद आईएफआरएस 9, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ रहे थे, खत्म हो गया,
उसके बाद में आपने लीजेस कर लिया, सेगमेंट रिपोर्टिंग कर लिया, कंसोलिडेशन कर लिया, और अब आप एक दिन बैठ के सोच रहे हो यार मुझे तो IFRS 9 याद ही नहीं आ रहा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सब साफ हुआ है। तो घबराना नहीं है, सीधा यहाँ पे आना है, IFRS 9 का कॉन्सेप्ट खोलना है और उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, सिंपल। चलो IFRS, ठीक है, ये FR वाले हैं, यानी कि जीरो से तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। अब आते हैं तुम्हारे खुद के रिवीजन पे, यानी कि SBR के रिवीजन पे। ये रहा तुम्हारा खुद का रिवीजन, डे 1, डे 2, डे 3, all 3 days. You don't have to wait till the end to see them. Just check कि मेरे कुछ सेटअप चैप्टर्स हो गए, इन रिविजन्स पे आता हूं और इनको देखता हूं, रोज रिवाइज होते जाएंगे और मेरे स्टैंडर्ड टिप्स पे आ जाएंगे। मैं इसको एक काम और करूंगी, अगर इफ माय हेल्थ अलाउज एंड टाइम अलाउज और तुम लोगों को जरूरत पड़ती है, मैं इस रिविजन शॉर्ट को भी ना स्टूडियो रिकॉर्ड कर दूंगी स्टैंडर्ड वाइज, ठीक है। बट आई एम नॉट कमिटिंग दैट, क्योंकि मैं हर बार कुछ कमिट करती हूँ लेकिन बीच में ना कुछ टाइम बॉम्ब गिर जाता है, एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग फॉर 15 आवर्स अ डे। तो अभी हेल्थ अलाउ नहीं करेगी, मैं कोशिश पूरी करूंगी। बाकी एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। अगर मेरी कोशिश फेल भी हुई, यू हैव रिविजन। व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज जस्ट स्टूडियो रिकॉर्डेड, ये ग्रीन स्क्रीन के ऊपर यूज करूंगी पिक्चर विक्चर इफेक्ट, उस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो वो अगर नहीं भी हो पाया तो भी तुम्हें नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये आपके रिविजन आ गए। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम सेशंस पे। मार्च के आपको आपके सामने 3 सेशंस भी दिख रहे हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स विद SBR, दे हैव प्रॉब्लम्स इन राइटिंग आंसर्स। तो समझो मैं बार बार ये क्यों बोल रही हूं। इफ यू हैव टू ज्वाइन मी, यू हैव टू एंश्योर दैट यू गिव टेस्ट्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मैं बंद नहीं कर पाई हूं, बिकॉज इट हैज गॉट अ रीजन, इट इज गिविंग मी रिजल्ट्स। सो डोंट स्किप टेस्ट्स, टेस्ट आपको जरूर देने। प्रॉब्लम सेशंस अपने डेडिकेटेड डेट पे होंगी, प्रॉब्लम्स हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो छोटा मोटा तो मैं कुछ समझा दूंगी, नेक्स्ट अप्रोच क्या रखनी है, ये कैसे पढ़ना है, कोई और दिक्कत आ रही है तो उनसे बात कर लेना। एम आई क्लियर? ये फोल्डर समझ में आ गया? किसी को फोल्डर में कहीं कोई दिक्कत? हाँ, वन इंपॉर्टेंट थिंग, रिसेंटली वी गॉट टू नो अबाउट वन थिंग, वी आर गिविंग यू एक्सेस फॉर 150 आवर्स। आपको एक चैप्टर 2 बार देखना है, आप देखिए, दूसरा चैप्टर एक बार ही देखना है, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। लेकिन आप अगर क्लास नहीं देख रहे हैं तो पॉज करके चले मत जाइए। 2 बच्चों के आज तक के इतिहास में क्लासेस हमें एक्सटेंड करनी पड़ी है। नाउ एवरी टाइम वी एक्सटेंड दी क्लासेस, अ कॉस्ट कम्स टू अस। इन बच्चों ने अपने घंटे एक्सपायर कर दिए थे। कैसे एक्सपायर कर रहे थे? मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई 150 घंटे बार बार मेरे को ही देखते रहोगे तो पास कैसे होगे? वो बोले कि मैम 35 आवर्स भी नहीं देखा, ये 150 घंटे कैसे हुए? मैंने कहा कैसे हो सकता है यार, रिपोर्ट भेज रही है कंपनी पूरी की पूरे 150 घंटे चले, इस दिन चले हैं। तब उस बच्चे ने सोच समझ के बताया कि मैम ये क्या पॉज करने पे भी चलता रहता है? एंड मेनी स्टूडेंट्स कंफर्म कि मैम पॉज पे भी ऊपर टाइमर घूमता रहता है। ये देखो, ये रहा टाइमर, ये क्यों चल रहा है? देन आई स्टार्टेड फाइटिंग विद द कंपनी। तो अपन तो चढ़ गए राशन पानी लेके उनके ऊपर कि यार जब बच्चा क्लास नहीं चला रहा तुम तो तब भी उसकी बैंडविड्थ यूसेज काउंट कर रहे हो और मेरे को बिल बना बना के भेज रहे हो। वो बोले मैडम आप जब पॉज करके बैठे हो ना, हमारी साइट उस पॉज की फंक्शनैलिटी को भी तो सपोर्ट कर रही है। वी आर गिविंग यू अ सर्विस की पॉज है वीडियो। आप अपने टीवी में इंटरनेट चला के देख रहे हो, एक सीरीज नेटफ्लिक्स चला रखा है और पॉज कर देते हो, तो क्या वो इंटरनेट यूज करना बंद कर देता है? एंड आई सेड यार ये तो बात सही है। तो ध्यान रखना, आप अगर क्लास नहीं देख रहे हो तो पॉज मत करके चले जाना। ऑलवेज स्टॉप योर क्लास, कम आउट, लॉग आउट एंड देन क्लोज द विंडो। तो ये तुम्हारा टाइमर नहीं चलता रहेगा, वरना पता लगे तुमने भी नहीं देखा, मैं उनको पैसों पे पैसे दिए जा रही हूँ बैंडविड्थ यूसेज के, और तुम अपने सारे घंटे एक्सपायर करके बैठ गए। तो इस पे कॉशियस रहना। ये मुझे भी अभी लेटेस्ट में पता चला है कि भाई पॉज नहीं करना होता है, पॉज विल कीप ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। एनी कंफ्यूजन विद द फोल्डर, एनीथिंग? ये FR के रिवीजन वाले हैं, ये आपके खुद के SBR के रिवीजन वाले हैं, ये डे 1 ये SBR वालों का, ये ठीक है। ये आपके मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, ये आपके सारे सेशंस हैं। इस सेशन में भी शक्ल देख लो मेरी, ये लो चैप्टर 8। Good morning and welcome to chapter number 8 of your SBR syllabus. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, anyways, any confusion, any doubt, बताओ. If I have not answered anything,
Please feel free to write that in the chat box or unmute or whatever. मेरी तरफ से मुझे जो बताना था, आई एम डन विद दैट. मैम जैसे कि जो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट है, तो अगर वो हम देख लेते तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है ना, एफआर का आती हूँ प्रीवियस उस पे। रिवीजन के लिए. आती हूँ उस पे आती हूँ कि भाई मैं इसके अलावा कुछ करना है क्या, नहीं जरूरत है. लास्ट बैच में मुझसे कहीं पूछ रहे थे मैम टेक्निकल आर्टिकल्स. बेटा टेक्निकल आर्टिकल्स सब कैप्लन की बुक में क्लब्ड होते हैं, सब कुछ क्लब्ड होता है. तुम्हें क्या लगता है बुक कैसे बनती है? आईएफआरएस के स्टैंडर्ड की डिटेलिंग से, प्लस एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से, प्लस पिछले टाइम के कुछ भी केसेस हुए उनसे, टेक्निकल आर्टिकल्स में क्या होता है उनसे. तो टेक्निकल आर्टिकल्स आर ऑल क्लब्ड इन दी बुक. अलग 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 जगह से मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं स्टडी हब भी कर लूं, मैं टेक्निकल आर्टिकल्स भी कर लूं. दिस विल कंफ्यूज यू. स्टडी हब पे वही आईएफआरएस 15 है जो कैप्लन ने आईएफआरएस 15 समझाया है. ऐसा नहीं है कि स्टडी टेक्स्ट में कुछ अलग होने वाला है और यहाँ कुछ अलग होने वाला है. जो अलग है उस पर मैं टाइम इन्वेस्ट कर चुकी हूँ और उसमें एडिशन कर चुकी हूँ. वो एक्सरसाइज मेरी है, मैंने कर दी है. तो तुम लोग को इस फोल्डर के आगे कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है. अगर इसमें से कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है कि मैम मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है एफआर का कुछ भी, तो मुझे आके बताना है. मैं अपने एफआर की क्लास में से तुम्हें एक्सेस दूंगी, वो वाला चैप्टर वहां से जाके देख लेना. ठीक है? इज योर क्वेरी आंसर्ड कि मुझे और कहां से क्या करना है प्रज्ञा? यस मैम. कुछ भी नहीं करना, रिलैक्स. ये करो पर ढंग से करो. यानी कैप्लन की एग्जाम किट अच्छे से करनी है, ऊपर ऊपर से नहीं. ठीक है? एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन गाइस? मैम. हाँ ब्रज, ब्रज तुम इतने बड़े हो गए हो, एसबीआर में आ गए हो. हाँ मैम, थोड़ी क्लास था अभी. चल बताओ बताओ. एसबीआई इंटरनेशनल और यूके की बुक सेम ही रही है, अलग हो? एक चैप्टर अलग है ब्रज, तुम शायद लेट आए हो. एक चैप्टर अलग होता है यूके गैप्स का. मैं यूके गैप्स नहीं कराती हूँ. आपको यूके में प्रैक्टिस करने के लिए ऑडिट यूके की चाहिए, यूके गैप्स की आवश्यकता नहीं है. एक एडिशनल चैप्टर होता है ये. एंड दिस यूके गैप वर्सेस इंटरनेशनल गैप्स, दे आर क्वाइट डिफरेंट. तो खामखा में एक सडनली एक बिल्कुल ही उल्टा चीज पिक्चर में आ जाती है. सो आई डोंट टेक यूके गैप, हम इंटरनेशनल करेंगे. ठीक है ब्रज? यस मैम. Ma'am, I had two questions. यस 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 बताओ. Yes, ma'am. So, ma'am, my first question is that I have the BPP workbook. So, is it Okay. necessary to like study or take excerpts from that, or Kaplan is enough? So, Supratim, I'll tell you, the BPP's answer writing approach is very difficult. See, BPP gives us business. The student doesn't understand the language and comes up to us. Oh, that the paper is very tough. No, the answer writing and drafting style of BPP is quite tough. You don't need that level. What is needed is there in Kaplan. You can borrow the book from someone. Even last year book will work. ठीक है? But Kaplan. Because the examiner's answer in BPP, you will just start shaking. ये क्या? That is exactly what happened to me. I've seen that. Supratim, with ISDC, we used to draft up the books also recommendation which has to go to the colleges. मेरे को बैठ के पढ़ाया जाता था कि ये बुक पढ़ो, बताओ दोनों का डिफरेंस. एंड आई हैव मेड द डिफरेंस पॉइंट्स. कैन यू बिलीव दिस? मैं पढ़ रही हूँ आज भी. मैंने पढ़ी है, मैंने बैकर भी पढ़ी है. आई हैव क्लियरली जॉटेड डाउन कि ये तीनों बुक्स में क्या डिफरेंस है. यू वोंट बिलीव, मैं एक ही चैप्टर को 3 किताबें ऐसे रख के पढ़ती थी और फिर मैं उसको देखती थी कि यार ओके, दिस मैटर वाज नॉट रियली एक्सप्लेन्ड वेल इन बीपीपी एंड व्हाट वर द पॉइंटर्स, बिकॉज़ आई हैड टू प्रेजेंट दैट टू द कमिटी हु हैड टू अप्रूव द पब्लिशर फॉर ऑल द कॉलेजेस. वो बनाया था मैंने सारा along with the screenshots. See, this is the matter which is being told in BPP. The same thing imparted by Kaplan like this, imparted by Becker by this. तो अपने आप ही उनको दिख गया कि oh, there doesn't make any sense. Let's go for Kaplan in all the colleges. तो BPP मत करो. ठीक है? Perfect, ma'am. Ma'am, another question is that if there's any student who's studying in the UK
In that case, what would you suggest? Should that student study UK gap, or he should So study in the audit ideally, paper? working in UK doesn't require you to have UK gap knowledge. Maybe you'll end up in audit. And audit, you need to have AAA with UK version. You will get a knowledge of UK gap there also. Not with SBR. You have to get it through AAA. Okay? So Perfect. SBR इंटरनेशनल चल जाता है, AAA नहीं चलता है. अभी ये पूजा, Thank you, ma'am. Yes, पूजा, ma'am. you are in Singapore or UK? नहीं, sorry, not पूजा, प्रज्ञा. प्रज्ञा, where are you right now? मैम एक्चुअली ना मैं इंडिया आ गई हूँ वापस. तो ये टाइम जोन का पंगा खत्म ना? खत्म. And you were earlier in Singapore or UK? सिंगापुर. अच्छा, तो यूके वाला बच्चा ढूंढना पड़ेगा. मेरे पास है, बट दिस चैलेंज डजंट कम. सुप्रतिम, सो डोंट वरी. एसबीआई इंटरनेशनल लेने से यूके में काम करने में कोई दिक्कत आएगी? आज तक तो आई नहीं है. लेकिन ट्रिपल ए में आएगी, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलेगी. हेलो Okay, मैम. ma'am. Perfect. आकांक्षा, बताओ. मैम मैं हूँ यूके से स्टूडेंट एनरोल. हाँ, सो यू टेल प्लीज कि इफ देयर इज अ चैलेंज कि आपने अगर इंटरनेशनल किया है तो यूके वाले बाहर निकाल देंगे. नहीं तो आई मीन आई डिड टेक एन ओवरव्यू अबाउट यूके गैप का, बट आई फील इंटरनेशनल विल वर्क इन यूके. अगर प्रोफाइल पे डिपेंड करता है आगे करियर पे तुम क्या That's चूज. what I was saying, कि अगर ऑडिट प्रोफाइल में जाओगे तब तो समझ में आता है, लेकिन आपको पता ही नहीं ना आप कहाँ जाओगे. एंड इवन देन ट्रिपल ए में यू विल अंडरस्टैंड यूके गैप्स आल्सो. वो वहां से कवर हो जाएगा. यहाँ पे अपने आप को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? ओके. फीस फॉर एसबीआर. ओके, सो फीस फॉर एसबीआर इज 15,000 INR inclusive of everything, where you will get the classes for 2 quarters in case you do not give the exam or you do not pass the exam. So this 50,000 is as a facilitation, because आप हो सकता है लैंड अप करो कि मैम टाइम नहीं मिल रहा, मैं तो एग्जाम नहीं दे पा रही हूँ अभी जून में. तो क्या सितंबर के लिए तुम वापस पैसे दोगे? नहीं. यू विल गेट योर क्लासेस एक्सटेंडेड. ठीक है? हाँ प्रज्ञा, yes, you can do that. Okay, anyone else? Any question? Yes, Okay, ma'am. hope then that is we are done. Nitisha, you want to ask something? Yes, ma'am. Ma'am, actually, मैंने मार्च में कोई एग्जाम नहीं दिया था, so I purchased SPR in February only for June attempt. ठीक है, that's okay. तो your first attempt is June then. Yeah, so फरवरी तो हम वैसे ही बेटा उम्मीद नहीं करते, आप मार्च में कैसे दोगे? हाँ मैम, actually I'm asking कि जैसे like you told ना कि if I pause the class and go, then the timer is still on. But that's not working with me because I have many times paused the class and going here नितिशा and को there. अभी नहीं दिखाएगा. जैसे सर्वर किसी दिन रिफ्रेश होके आएगा ना, सडनली दिखेगा, ओ 70 आवर्स निकल गए. Okay. Because अभी मुझको तो ऐसे ही शो होता है कि like 40 hours completed और 50% completed out of 100. हाँ, नहीं, वो सर्वर जिस दिन भी रिफ्रेश करेगा ना उस दिन ज्यादा दिखा देगा. सो डोंट Okay, so I need to log it out every time. हाँ. Okay, ma'am. ठीक है. Thank you. Okay. hello, ma'am. आस्था, just a second बेटा. आस्था is asking SBR और FM चल सकता है क्या? आस्था, ये बहुत मुश्किल होगा. SBR थर्सडे को आएगा, FM फ्राइडे को आएगा. ये बहुत डिफिकल्ट होगा. इट्स अ डिफिकल्ट चॉइस. तो सोच समझ के चलना. SBR का सिलेबस ठीक ठाक सा है, FM का लंबा है. Ma'am, yeah, I Correct. also need to ask that I want to go with SBR and SBL for June. So is that a wise choice? It will be a difficult choice. I won't say it is impossible choice. One is a practical paper, another one is a theoretical paper. एक ट्यूसडे को आएगा, दूसरा थर्सडे को आएगा. मैनेजेबल तो है, लेकिन Yes, देखो ma'am. पेपर है, दोनों लंबे हैं, तो मेहनत डबल लगेगी. मैम बिकॉज SBL में तो इतना एकेडमिक नहीं होता है ना. इट ऑल नीड्स योर लाइक मेनली इसमें थोड़ा कॉमन सेंस ज्यादा चाहिए होता है. मैंने उसके कॉमन सेंस प्लस यू हैव टू रिमेम्बर सम मॉडल्स, कि भाई ये Yeah. मॉडल्स लो और उनको प्रॉपर्ली पुट करना. सो आई एग्री विद Yeah. दैट कि वो पेपर ऐसा नहीं है जो सिलेबस में दुखी करता है. Yeah, ma'am, actually it's better than going with SBI with AAA, right? SBR and AAA. Because they both are very lengthy.
एक मिनट रुकना। वैसे ट्रिपल ई जाता है उसके साथ में, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना कि इट्स वेरी लेंदी, Yeah. लेट मी शो यू द इंडेक्स। किसने बोला लेंदी है? 19 चैप्टर्स। नो और मैम, वो लेंदी एज इन की ऑडिट में तो यही होता है ना, वी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए ऑडिट में भी, अच्छा उसमें भी राइटिंग प्रैक्टिस ही है, पर दोनों मैम। बराबर से ही है आई विल से। मैम पर आपने तो स्टार्ट ही नहीं किया ट्रिपल। मैं सितंबर लाइव ले रही हूँ। अच्छा हाँ, मैं अनाउंस करना भूल गई, सॉरी। I'm going to take live AAA as a first batch in September. Not first batch of my career, first batch with value education. ये मैंने पहले लिया था। ठीक है, so I'm going to take this और ये मैं लाइव लूंगी। Ma'am, if I want to go in June, so like any other learning provider. यू कैन चूज एनीवन, सब अच्छा पढ़ाते हैं यार। मेरे को घुसने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक हो गया है कि मैम जब तक आप टेस्ट चेक नहीं करोगे ना तब तक हम पास नहीं हो रहे। तो इसलिए आई हैव टू स्टार्ट दिस, बिकॉज फॉर सम स्टूडेंट्स इट इज लाइक कि मैम जब तक हम पैसे नहीं लगाएंगे, आप सामने बैठ के डांटोगे नहीं, तब तक पेपर क्लियर नहीं होगा। तो उस मेंटल ब्लॉक के चक्कर में आई हैव टू लॉन्च। बट इफ यू वांट टू स्टडी नाउ, आप किसी भी लर्निंग पार्टनर से पढ़ो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ट्रस्ट योर मेंटर, दिस इज व्हाट आई विल से। वो बड़ा बुरा लगता है यार जब बच्चे डाउटफुल हो जाते हैं ना अपने मेंटर्स पे। Okay, thank you, ma'am. कर लो, और बस ये ध्यान रखना कि अगर एसबीएल एसबीआर करोगे मेहनत ज्यादा करनी है, ट्रिपल ए एसबीआर करोगे तो भी मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि दो पेपर्स हैं यार एनीवेज। ठीक है, Okay, ma'am. मैम, आकांक्षा बोलो। यस मैम, इन टर्म्स ऑफ माय बैकग्राउंड तो मैंने एसीसीए के 8 पेपर्स मुझे एग्जाम्शन में मिले हैं विद माय ठीक है, मास्टर्स डिग्री। तो मैंने ऑन व्हाट बेसिस यू गॉट द एग्जामिशन आकांक्षा? I did my master's in finance and accounting. So I did give my written papers in my master's, which were, Okay. I mean, my master's degree was affiliated with ACCA. तो वो And मुझे which एग्जाम, university was it? it was University of Westminster, London. Okay. तो मुझे वो एलिजिबल किया गया बेसिकली कि मैं 8 पेपर्स एग्जेम्प्ट कर सकूँ। तो मैंने आज सच कोई भी पेपर दिया नहीं है, दिस इज माय फर्स्ट पेपर एसबीआर। तो आई हैव दैट चैलेंज ऑफ राइटिंग अ पेपर एंड इन टर्म्स ऑफ एसीसीए के फॉर्मेट में, सो आई एम अ बिट So नर्वस। Ansha, that means one of your skill level papers is also pending. या ये कौन सा पेपर है? इट वुड बी आई थिंक एथिक्स। No, no, ethics is not a paper in, it's a module which you have to complete. वो पेपर नहीं होता। आप बोल रहे हो 8 पेपर एग्जामिशन आपको मिली है, स्किल लेवल तक में 9 पेपर्स हैं। ओ सॉरी मैम, 9 होंगे फिर, 9 अच्छा, होंगे। 9 पेपर एग्जामिशन है, तो आकांक्षा Ma'am, चैलेंज बहुत आएगा। yeah, sorry to interrupt. This is the same case as mine. Yeah, I am this way as well. So this is my Okay. first exam to write. So SBR is the first one. Ma'am, I would also like to add one point. So, yeah, even so I have passed, so I've graduated from University of Dundee. So even I've got like 9 paper exemptions affiliated from ACCA. So this is my first paper. तो मैम हम सब एग्जामिशन से आए हैं। Do one thing, you three have to do one thing. You first start seeing chapters, chapter 4, 5, 6. आप लोगों को स्टार्टिंग में अंदाजा हो जाएगा कि is it creating a technical difficulty for me? If it is creating, then you all need to come back to me. Because I can assist you in small here and there कि ठीक है भाई FR में आप ये छोटा सा मैटर देख सकते हो, because it doesn't involve much cost if it is 10 hours or 15 hours. But if you say कि मैम मुझे FR पूरा देखना है, तो उसके लिए we won't be able to give you complete 60 hours to see that course, because that involves some cost for us. लेकिन मेरे ख्याल से उसकी नीड आएगी नहीं। तो पहले एक बार 3-4 चैप्टर करके देखो। उन 3-4 चैप्टर्स में अगर डिफिकल्टी आती है, then this difficulty is any which way is going to come to you from anywhere. लेकिन वो आज तक आई नहीं है ऐसे किसी बच्चे को, क्योंकि मैंने वो एनीवेज 0 से पढ़ाना चालू किया है, FR वाले से ही पढ़ाया है।
ठीक है? मैम जस्ट टू ऐड कि मैंने लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए, तो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्टैंडर्ड आई एम नॉट गेटिंग एनी डिफिकल्टीज, तो फिर कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे आ आकांक्षा, रहे फिर हैं। नहीं आएंगे, फिर नहीं आएंगे। हाँ, इट्स जस्ट दैट द राइटिंग जो वो डेवलप करनी पड़ेगी विद प्रैक्टिस, वो टेस्ट से करेंगे आकांक्षा, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आप जितने नए हो ना उतने ही बाकी सारे बच्चे भी हैं, क्योंकि वो पी लेवल एंड स्किल लेवल का कंपैरेटिव पहली बार इंट्रोडक्शन अभी लेते हैं। स्किल लेवल इस तरह का नहीं होता जैसा पी लेवल होता है, वो सबके साथ है, डोंट वरी। तुम्हें 3-4 चैप्टर में समझ में आ जाएगा कि भाई टेक्निकल से ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है क्या, आ रही है, यू हैव टू गेट बैक टू मी। नहीं आ रही है, देन द शो मस्ट गो ऑन। राइटिंग मैं ठीक करूंगी, राइटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स कोशिश करना कि कॉन्सेप्ट्स वहां पे आए, मतलब तुम्हें देख के समझ में आना चाहिए। आई रिमेंबर वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, वो भी 9 पेपर एग्जामिशन से थी, उसको यही समझ में नहीं आता था कि सामने वाले ट्रांजैक्शन से असेट क्रिएट होगा कि लायबिलिटी क्रिएट होगी। अब यहाँ पे हम नहीं हेल्प कर सकते कि हम 11th क्लास में जाके सपोर्ट करने लग जाएं, वहां पे दिक्कत आ जाती है। मतलब वो ये नहीं बता पाती थी कि सैलरी पेड इज अ खर्चा और एन इनकम। तो ये मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं कहाँ कितनी पीछे जाऊं समझाने के लिए। यानी कि मैं पहले क्लास 11th पढ़ाऊं, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन पढ़ाऊं, फिर एफआर पढ़ाऊं, फिर जाके एसबीआर पे आऊं, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो अगर तुम्हारी हालत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है? Ma'am, even I am able to understand. So I have started the lectures in the LMS, so I'm able to understand. Right now, there are no challenges. But if I need to recapitulate any one or two standards, I will just seek assistance from you. Absolutely, 10 to 15 hours from my FR folder will bring a very minimal cost to me that I am ready to pay. So 10-15 hours तक का जो भी आपको रिकैपिचुलेशन FR से लेना है, absolutely no problem, ठीक है? इवन मैं लाइव भी कर सकती हूँ उसको, तो सुप्रतिम डोंट वरी ऑन दैट। स्मॉलर कॉन्सेप्ट्स कैन बी केटर्ड टू, बट एज आई गिव यू एन एग्जांपल कि एक्सपेंस क्या होता है, रेंट पेड इज एन एक्सपेंस और इट इज एन इनकम, यहां दिक्कत आ जाती है। दैट मीन्स इट इज जो स्क्रैच था वहां पे गड़बड़ है। रिसीवेबल कौन सा है, पेएबल कौन सा है, वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाती थी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिस इज एन एसेट और अ लायबिलिटी। इक्विटी, मुझसे इस बात पे उसने बहस करी, मैम इक्विटी तो सेट होना चाहिए, सामने वाला पैसा दे रहा है वो नहीं पढ़ा सकती मैं, दैट इज डिफिकल्ट कि आप वो क्लास 11 नहीं चालू कर सकते। अगर आप लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं आ रही तो राइटिंग वो मैं ठीक कर दूंगी, उस पर चिंता मत करो। और जो एफआर से रिलेटेड चाहिएगा कि भाई मैम मुझे बाकी सारा समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम समझ में आया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं तुम्हें 10-15 घंटे की एक्सेस दे दूंगी, बता दूंगी कि ये यहां से पढ़ना चालू करो बस, ठीक है? एंड देन आई विल सॉर्ट इट आउट। तो उस पर मत डरो, छोटा मोटा इज मैनेजेबल, लेकिन जीरो से इट इज नॉट मैनेजेबल कि भाई मुझे तो एक्स की इक्वेशन भी नहीं बनानी आ रही, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पे रिसीवेबल लिखना है कि पेएबल लिखना है, मेरे को बैंक ओवरड्राफ्ट समझ में नहीं आ रहा, बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, वो लायबिलिटी में क्यों आ रहा है, असेट में क्यों नहीं आ रहा है। ये इतनी छोटी छोटी चीजों पे अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो यू आर परफेक्टली फाइन, गुड टू गो, ठीक Oh, है? ma'am, thank you, ma'am. By God's grace, इतनी बुरी हालत नहीं है. सुप्रतिम सोचो, मैं उस बच्चे को ये भी नहीं बोल पा रही हूँ कि बेटा ये तो क्लास 11 का है, मैं पढ़ा सकती हूँ, एफआर पढ़ा सकती हूँ तुझे, लेकिन क्लास 11 थोड़ी पढ़ा दूंगी। पर मैंने कोशिश बहुत करी और वो बेचारी जैसे तैसे 42-43 लेके भी आई, बट ट्वाइस एंड थ्राइस द रेंज वाज हियर ओनली। आई थिंक नाउ शी इज नॉट परस्यूइंग एसीसीए। तो ये हालत नहीं है, तो बिंदास पढ़ो तुम, हो जाएगा फिर, ठीक है? Thank you, ma'am. मेरे पास एक दिव्या नाम की स्टूडेंट थी, दिव्या वासवानी, एंड शी वाज फ्रॉम बैंगलोर में, एक है बहुत पॉपुलर कॉलेज है 9 पेपर एग्जामिशन वाला, उसमें से हर साल कम से कम 15 से 20 बच्चे एसीसी बनते हैं। क्राइस्ट ये अपने पास- यूनिवर्सिटी। हाँ, क्राइस्ट 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 क्राइस्ट, क्राइस्ट होगा। हाँ, 15 It's से number 1 in 20 बच्चे। तो वो मतलब कर गई वो, वो भी बोलती थी कि मैम ये 9 पेपर में मेरी भी हालत ऐसी होगी क्या, मैंने कहा नहीं तेरी लग नहीं रही ऐसी हालत, एंड शी क्रैक्ड एवरी पेपर एक एक अटेम्प्ट में ही। तो वो हो जाएगा, डरो नहीं, ठीक है? ओइंद्री, प्रज्ञा, श्री कृष्णा, सौरभ, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? Ma'am, I was just wondering, SBR is a good paper to start now for the professional level. Or Yes, Oinjri, this is the best paper. It has got only 4 professional marks. Yeah. बाकियों I में saw प्रोफेशनल मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं।
तो उनको हाँ। फिर ग्रेजुअली डेवलप करेंगे, अभी पहले एसबीआर को ले लो। Yeah, I was confused about SBR and AFM, but then I thought we're going with No, SBR. no, AFM is too technical. FM से 80% up है AFM, Okay, तो एसबीआर से स्टार्ट करो। okay. ठीक है, Thank you. हाँ हो गया। क्वेश्चन कि आपने बोला कि लाइक आप ट्रिपल ए सितंबर में लाइव स्टार्ट करोगे तो दिसंबर सितंबर के लिए, सॉरी नॉट सितंबर में, सितंबर के लिए, तो वी Yes. स्टार्ट इन जून। ओके सो मैम दिसंबर में लाइक ब्लेंडेड अवेलेबल होगा फिर उसके बाद से ब्लेंडेड अवेलेबल होने लग जाएगा विद रेगुलर टेस्ट, मॉक टेस्ट विद सेम सिस्टम्स, Okay. because there also you won't face problem in the content, problem will come in writing. यस ओके मैम थैंक यू दैट्स चलो जी, आई होप ऑल दी क्वेरीज आर एड्रेस्ड। अब कल यू विल फाइंड द ओरिएंटेशन की रिकॉर्डिंग ऑन द क्लास फोल्डर एज वेल एज आई विल एयर इट ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, क्योंकि आप लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है फिर से कुछ रेफर करना है, यू कैन रेफर दैट। एंड जो कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर विल बी पोस्टेड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज द क्लास फोल्डर। ठीक है, बट ये कल होगा बिकॉज अभी मेरे पास जूम की रिकॉर्डिंग आएगी नहीं, तो थोड़ी सी एडिटिंग में भी टाइम लगता है, उसका साइज भी कंप्रेस करना पड़ता है, एंड देन आई विल डू इट। ओके, तो कल लंच तक एक बार प्लीज वेट करना, बाय दैट टाइम यू विल गेट योर कैलेंडर एज वेल एज द ओरिएंटेशन इन प्लेस। ओकेज ओकेज Yes, ma'am. यस मैम चलिए जी, सो सी यू गाइज ऑन योर फर्स्ट प्रॉब्लम क्लास विद सम एक्सपेक्टेशंस कि कोई तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी तो कोई नहीं, वैसे ही मिल लेंगे। ओके, सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय Bye, ma'am. Thank you. बाय। Thank you, ma'am. Bye. बाय मैम। Good night. Ma'am.